फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। अब तो एग्जाम आ ही गया है, मुश्किल से 10 से 15 दिन है आपके पास, ठीक है। और जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा तो कोशिश करके देख लीजिए, क्या पता हो जाए, मे बी हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप ये मैराथन सेशन भी देख लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी बहुत सारी रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं टॉपिक वाइज, मैंने कंप्लीट इंग्लिश कराई है जो कि फुल ऑफ कंटेंट है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो सारी वीडियोस देख लें, हिंदी की, इंग्लिश की, ईवीएस की, मैथ पेडागोजी की और सीडीपी के सारे कॉमन टॉपिक मैंने कराए हैं, ठीक है। एक बात तो ये हुई, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए है। बाकी अब हम कर रहे हैं मैराथन्स, ये रिवीजन सेशन है। साइंस की मैराथन कंप्लीट कर चुके हैं एक ही पार्ट में, हमने मैथ पेडागोजी की है 2 पार्ट में, और ये इंग्लिश की सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम इंग्लिश की पेडागोजी कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसके बाद हम हिंदी की पेडागोजी करेंगे, ठीक है। वो भी हम 1 या 2 पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने आज जो टॉपिक रखे हैं उनके बीच बीच में क्वेश्चंस भी रखे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हैं, 2021 में, 2020 में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज स्किल्स, इसका एक पार्ट हम कर चुके हैं, सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो इससे पहले के जो टॉपिक हैं वो उस पार्ट्स में हैं। लैंग्वेज स्किल यानी भाषा कौशल, इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे टॉपिक हैं वैसे तो। देखो 4 कौशल होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। लिसनिंग क्या होता है? रिकॉग्निशन ऑफ साउंड, यानी साउंड को रिकॉग्नाइज करना, यानी आवाज को पहचानना, ध्वनि को पहचानना, वो क्या होता है? लिसनिंग स्किल। यानी हमारे घर में जैसे कोई भी बोलता है, मेरी मम्मी बोल रही है, कोई भी पड़ोस की लेडी बोल रही है, तो हम क्या है, अपनी मम्मी की साउंड को क्या कर लेते हैं? रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पहचान लेते हैं कि भाई मेरी मम्मी बोल रही है, ये तो कोई और बोल रहा है ना। तो ये क्या होता है? सुनना, यानी रिकॉग्निशन ऑफ साउंड, ठीक है। स्पीकिंग क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यानी जो साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ, कोई भी बोल रहा है, ठीक है। रीडिंग, डेवलप टू रीड, जो हम पढ़ते हैं। राइटिंग, राइटिंग क्या होता है? कोऑर्डिनेशन बिटवीन हैंड एंड आई, यानी हाथ का कोऑर्डिनेशन बनना, और हाथ में किसका? उंगली और अंगूठे का कोऑर्डिनेशन बनना, और हमारी आईज का भी कोऑर्डिनेशन बनना। अब हम ऐसे देख रहे इधर हैं और लिख रहे इधर हैं, तो एक शब्द यहाँ पे लिखा जाएगा, एक शब्द यहाँ लिखा जा रहा है, एक यहाँ लिखा जाएगा, है नहीं बात? तो ये क्या हुई? राइटिंग, ठीक है। ये 2 स्किल करके बांटी हुई है। एक रिसेप्टिव स्किल्स होती है, यानी ग्रहणात्मक कौशल, जो हम ग्रहण करते हैं। एक प्रोडक्टिव स्किल होती है जो हम प्रोड्यूस करते हैं, अभिव्यक्तात्मक, ठीक है, अभिव्यक्त करते हैं। तो L और R जो है, लिसनिंग और रीडिंग, ये क्या है? ग्रहणात्मक कौशल, यानी हम सुनते हैं तो हम ग्रहण करते हैं, ठीक है, हम पढ़ते हैं तो हम ग्रहण करते हैं, यानी ग्रहण करना हमारे माइंड में जाना सीधा, ठीक है। आप सुन रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं आप, ठीक है। तो ये क्या है? लिसनिंग। एंड रीडिंग क्या है? रिसेप्टिव स्किल, यानी ग्रहणात्मक कौशल। स्पीकिंग और राइटिंग क्या है? यानी बोलना, जो हम बोलते हैं अपने विचारों को बाहर मतलब बोलते हैं, विचारों को दूसरों को बताते हैं। लिखते हैं तो फ्रीली लिखते हैं, यानी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? प्रोडक्टिव स्किल, या फिर इसे क्रिएटिव स्किल्स के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें एक्टिव स्किल्स भी बोलते हैं, ठीक है। यानी एक्टिव कैसे होती हैं? जब हम बोल रहे हैं तो भी एक्टिव है, और जब हम लिख रहे हैं तो भी एक्टिव है। और ये पैसिव है, ये दोनों पैसिव है, लिसनिंग और रीडिंग। ये पैसिव कैसे हैं? भाई सुन रहे हैं तो भी हम पैसिवली ऐसे आराम से बैठ के सुन रहे हैं, और हम पढ़ रहे हैं तो अगर हम लाउड रीडिंग कर रहे हैं वो तो एक अलग बात है, अगर आराम से पढ़ रहे हैं तो भी हम पैसिवली पढ़ते हैं। तो ये दोनों है पैसिव स्किल्स और ये दोनों है एक्टिव स्किल, ठीक है। तो अलग नाम से भी पूछ लेगा, रिप्रोडक्टिव स्किल भी बोल देगा, इन्हें रिसेप्टिव स्किल भी बोल देगा, या फिर पैसिव स्किल भी बोल देगा। तो ये कौन सी है? लिसनिंग एंड रीडिंग। और प्रोडक्टिव, क्रिएटिव या फिर एक्टिव स्किल कौन सी है? स्पीकिंग एंड राइटिंग, ठीक है। तो एक बात तो ये हुई, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आती है पेपर में, ठीक है। फिर है लिसनिंग स्किल, सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और सभी के क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। लिसनिंग स्किल यानी श्रवण कौशल, ये ओरल होता है, यानी सुनने से रिलेटेड है, जो हम ओरली सुनते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक सेंडर होता है जो बोलता है, जिसके हम सुनते हैं। एक मैसेज होता है जिसे हम सुन रहे हैं, और एक रिसीवर होता है जो रिसीव कर रहे हैं हम, ठीक है। लर्निंग ऑफ लैंग्वेज स्टार्ट फ्रॉम लिसनिंग, यानी कोई भी भाषा अगर हम सीखते हैं तो उसकी स्टार्टिंग किससे होती है? सुनने से, ठीक है।
इसके अंदर स्पीच होता है, रिदम होती है, प्रोनाउंसिएशन होती है, आर लर्न बाय लिसनिंग टू अप्रोप्रिएट लैंग्वेज मॉडल्स। ठीक है, ये हम सुनते हैं, उसमें स्पीच भी होती है, रिदम भी होता है, अप एंड डाउन होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, जो सामने वाला बोल रहा है उसकी प्रोनाउंसिएशन भी होगी, रिदम भी होगी, उसकी स्पीच भी होगा। ठीक है, तो ये सब लिसनिंग में सीखे जाते हैं। इट इज ए रिसेप्टिव स्किल इन्वॉल्विंग लर्निंग, प्रोसेसिंग एंड इवेल्युएटिंग, यानी ये रिसेप्टिव स्किल है, ग्रहणात्मक कौशल, इसके अंदर सीखना होता है, अधिगम, प्रोसेसिंग यानी प्रक्रिया होती है, इवेल्युएटिंग यानी मूल्यांकन होता है। ठीक है, तो ये हुई लिसनिंग स्किल की बात। अब इसके स्टेजेस देख लेते हैं। स्टेजेस क्या है लिसनिंग स्किल्स की? वैसे पूछता नहीं है, लेकिन अगर पूछेगा तो सीरीज में लगा के दे देगा, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने रख लिया है। स्टेजेस में क्या है? रिसीव करना, पहले जो हम सुन रहे हैं यानी हम रिसीव कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं। पहले आपकी आवाज जो है कानों तक जाएगी, आप रिसीव करेंगे। ठीक है, फिर अंडरस्टैंड करेंगे, अगर दिख नहीं रहा है तो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, फिर अंडरस्टैंड करेंगे यानी समझेंगे, फिर उसके बाद रिमेम्बरिंग यानी याद करेंगे, भाई कानों में गई आवाज, फिर समझी, फिर याद की। स्पेलिंग तो गलत हो गई, चलो रिमेम्बरिंग। फिर उसके बाद इवेल्युएट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि भाई हाँ कितना समझ आया, कितना नहीं आया। फिर उसके बाद फीडबैक देंगे, यानी फिर आप क्वेश्चन लगाओगे जाके, है ना। तो ये क्या है? पहले क्या है? रिसीविंग, फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, रिसीविंग, फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, रिमेम्बरिंग, इवेल्युएटिंग एंड फीडबैक। ठीक है, तो ये हुई स्टेजेस ऑफ लिसनिंग स्किल। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर टाइप्स ऑफ लिसनिंग, यानी लिसनिंग के प्रकार, श्रवण कौशल के प्रकार। 5 तरह की लिसनिंग होती है। फर्स्ट है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग क्या होता है? साउंड को डिफरेंशिएट करना, यानी पता चलना कि कौन बोल रहा है। भाई कुत्ते की आवाज आप पहचान लेंगे, कुत्ता भौंक रहा है, बिल्ली रो रही है, बोल रही है तो बिल्ली को पहचान लेंगे, घर में कोई बोल रहा है, मतलब साउंड्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये होती है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, यानी साउंड को डिफरेंशिएट करना, पहचानना किसकी साउंड है। ठीक है, फिर है कॉम्प्रीहेंसिव लिसनिंग। इसमें क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ मैसेज, यानी जो भी मैसेज है उसका मतलब समझना। ठीक है, जैसे कि आप क्या कर रहे हैं? आप कॉम्प्रीहेंसिव लिसनिंग कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, मीनिंग समझ रहे हैं पूरे जो भी हम पढ़ा रहे हैं, टॉपिक जो भी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, एम्पैथेटिक लिसनिंग क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग ऑफ स्पीकर, यानी सामने वाला जो बोल रहा है, जिसे आप सुन रहे हैं, उसकी फीलिंग्स को समझना कि वो किस वे में बात कह रहा है। भाई कोई दुख होके बात कह रहा है और आप उसकी फीलिंग नहीं समझ पा रहे और हंस रहे हैं उसकी बातों पे, तो कैसा लगेगा? ये होती है एम्पैथेटिक लिसनिंग, यानी सिंपैथी के साथ, एम्पैथी के साथ दूसरे की बात को सुनना। कोई दुखी है तो दुख जैसा एक्सप्रेशन देना, कोई खुश है तो खुशी जैसा एक्सप्रेशन देना। ठीक है, फोर्थ है एनालिटिकल लिसनिंग, यानी इवेल्युएट करना मीनिंग को, जो भी मैसेज है, जो भी सुन रहे हैं उसे इवेल्युएट करना, उसका मूल्यांकन करना। एप्रिशिएटिव लिसनिंग यानी इंफॉर्मेशन उसमें से निकालना, सीकिंग सर्टेन इंफॉर्मेशन, यानी मैसेज में इंफॉर्मेशन है क्या, जो सामने वाला बता रहा है उसमें इंफॉर्मेशन है क्या। ठीक है, तो ये 5 तरह की लिसनिंग है। सीरीज में दे सकता है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, क्योंकि पिछली बार जो क्वेश्चन आए थे ऑनलाइन मोड में, एग्जामिनर ने लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इन्हीं की सब स्किल से, टाइप से, स्टेजेस से ही क्वेश्चन दिया था। ठीक है, बहुत क्वेश्चन आए थे इनसे। तो फर्स्ट है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, एम्पैथेटिक लिसनिंग, एनालिटिकल लिसनिंग और एप्रिशिएटिंग लिसनिंग। ठीक है, तो ये 5 तरह की लिसनिंग हुई। फिर कुछ और टाइप भी हैं लिसनिंग के, एक्सटेंसिव लिसनिंग एंड इंटेंसिव लिसनिंग। एक्सटेंसिव लिसनिंग क्या होता है? जो कि प्लेजर के लिए सुनी जाती है, यानी अपने आनंद के लिए, एक तरह से एंटरटेनमेंट के लिए, मजे के लिए। लिसनिंग मटेरियल जो होता है इसमें वो लेंदी हो सकता है। भाई अगर हम कोई भी मूवी देख रहे हैं 3 घंटे की, तो कोई हमें फोर्स थोड़ी ना करता है कि देखो देखो 3 घंटे पूरी देखो, हम अपने प्लेजर के लिए ही तो देखते हैं। तो वो क्या होती है? एक्सटेंसिव लिसनिंग। जैसे कि कोई भी स्टोरी सुनना, रेडियो सुनना, सॉन्ग सुनना, मूवी भी लिख सकते हैं इसके अंदर हम। ठीक है, और अगर आपसे कोई कहने लगे कि इंग्लिश की मूवी है, इसको देखो 3 घंटे, तो देख लोगे आप? नहीं देखोगे ना, क्योंकि इसमें प्लेजर ही नहीं आएगा। तो ये क्या होती है? एक्सटेंसिव लिसनिंग। ठीक है, फिर है इंटेंसिव लिसनिंग। इंटेंसिव लिसनिंग क्या होता है? लिसन, लर्नर्स लिसन केयरफुली, यानी जिसे बिल्कुल ध्यान से सुना जाता है। लेकिन इसमें क्या है? मटेरियल बहुत शॉर्ट फॉर्म में होता है। जैसे कि स्कूल में क्या है, कोई मैडम आई
छुट्टी होने वाली है बच्चों की, मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि छुट्टी होने वाली है, सभी बच्चों ने बैग पैक किया हुआ है, सबने बैग टांगा हुआ है अपने कंधों पे कमान कसी हुई है। तो मैडम आई, मैडम ने अनाउंस किया कि क्या है, मंडे में आपका टेस्ट है बच्चों फर्स्ट पीरियड में, और आपने सुना नहीं, तो फिर क्या होगा, पिटाई होगी, टेस्ट में 0 नंबर आएंगे। तो वो क्या हुआ, केयरफुली उसे सुनना चाहिए था, तो वो क्या है, अनाउंसमेंट। वो क्या है, अनाउंसमेंट, जिसे कि फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनना पड़ता है। ठीक है, तो ये होती है इंटेंसिव लिसनिंग। ठीक है, तो 2 तरह की लिसनिंग है, एक्सटेंसिव लिसनिंग एंड इंटेंसिव लिसनिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है स्पीकिंग स्किल, यानी वाचन कौशल, है ना, हिंदी में वाचन कौशल ही तो बोलते हैं। स्पीकिंग स्किल इज द सेकंड लैंग्वेज स्किल, ये दूसरा कौशल है भाई। पहला तो लिसनिंग हो गया हमारा, दूसरा स्पीकिंग हो गया, थर्ड रीडिंग है, फोर्थ राइटिंग है। ठीक है, ये इनका क्रम है, ये एक नेचुरल ऑर्डर है इनका, इसी ऑर्डर में हम ये पढ़ते हैं, इसी ऑर्डर में हम क्वेश्चन में भी फॉलो करते हैं। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, प्रोडक्टिव स्किल, यानी जो हम प्रोड्यूस करते हैं। मैं जैसे बोल रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, अपनी वॉइस को प्रोड्यूस कर रही हूँ। कैसे कर रही हूँ, वोकल ट्रैक्ट के थ्रू। हमारे जो गर्दन में, हमारे जो गले में क्या है, वोकल कॉर्ड होता है, वॉइस बॉक्स होता है, जिससे हमारी आवाज निकल के आती है। ठीक है, इट इज इंटरेक्टिव स्किल डेवलप्स थ्रू कम्युनिकेशन इन रियल लाइफ सिचुएशन, यानी क्या है, एक इंटरेक्टिव स्किल्स है जो कि जिसे हम कम्युनिकेशन करते हैं रियल लाइफ में, तो हम बोल के ही तो करते हैं, स्पीकिंग स्किल के थ्रू ही तो करते हैं। स्टूडेंट्स हैव टू गिव मोर अपॉर्चुनिटीज टू स्पीक, यानी बच्चों को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मौके देने चाहिए बोलने के, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। जितने ज़्यादा बच्चे कम्युनिकेशन करेंगे उतनी अच्छी उनकी स्पीकिंग होगी, है ना। करेक्ट स्पीच हैबिट्स कैन बी डेवलप्ड मोस्ट इफेक्टिवली थ्रू प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस, यानी जो अच्छी एक स्पीच है वो कैसे डेवलप होगी, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन करेंगे, वर्ड्स को रिपीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी तो हमारी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी होगी और स्पीच की हैबिट्स भी अच्छी होगी, है ना। तो ये हुई स्पीकिंग स्किल। ठीक है, आगे चलते हैं। आज थोड़ा सा कोल्ड है गले में। फिर है रीडिंग स्किल, यानी पठन कौशल। ये क्या है, थर्ड लैंग्वेज स्किल है। ये रिसेप्टिव और पैसिव स्किल है, यानी ग्रहणात्मक कौशल, यानी हम पढ़ते हैं तो हम पैसिवली पढ़ते हैं। एज रिक्वायर अस टू यूज अवर आईज एंड अवर ब्रेन टू कॉम्प्रीहेंड, यानी पढ़ने के लिए हमें क्या है, अपनी आंखों की जरूरत पड़ती है, ब्रेन की जरूरत पड़ती है, तभी तो हम पढ़ते हैं, है ना। यंग लर्नर्स व्हेन रीडिंग इन्फर द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट एंड रीड विद कॉम्प्रीहेंशन, यानी बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं, वर्ड्स के मीनिंग निकालते हैं कंटेक्स्ट में, और पूरे पैसेज को या जो भी चीज पढ़ रहे हैं पूरा कंप्लीट उसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हुई रीडिंग स्किल। इसमें कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ रीडिंग स्किल, यानी लाउड रीडिंग। फर्स्ट है लाउड रीडिंग, यानी तेज पढ़ना। अब तेज कौन पढ़ता है, रीडिंग अलाउड, यानी तेज कौन पढ़ता है, एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ी जाती है, यानी छोटे स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं तेज तेज, जैसे कि ABCD बच्चे चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हैं, वो टेबल्स याद करते हैं तो तेज तेज बोल के करते हैं। अब हमारे पड़ोस में एक स्कूल है, उसकी आवाज़ यहाँ तक आती है, तो वो क्या है, लाउड रीडिंग, जो एलिमेंट्री क्लासेस में होती है। ठीक है, लोअर क्लासेस में होती है या फिर प्राइमरी क्लासेस में होती है, यानी कहने का मतलब है कि छोटी क्लासेस में जो होती है वो होती है लाउड रीडिंग, यानी बच्चे चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हैं। ठीक है, इससे क्या है बच्चों की प्रोनाउंसिएशन अच्छी होती है, वर्ड्स अच्छे होते हैं, मतलब वर्ड्स पे फ्लुएंसी अच्छी बन जाती है। ठीक है, मेन पर्पज ऑफ रीडिंग अलाउड टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट एंड कन्वे द इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन गेन करना और टेक्स्ट को समझना, प्रोनाउंसिएशन को ठीक करना, इसलिए लाउड रीडिंग की जाती है। वैसे इसका मीनिंग से कोई मतलब है नहीं, ठीक है, कि इससे कोई मीनिंग निकलता है या बच्चे आइडियाज लगा लेते हैं या बच्चों को समझ आता है, वो तो तेज तेज बोलते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो जाती है। ठीक है, फिर है साइलेंट रीडिंग। साइलेंट नाम से पता चल रहा है धीरे धीरे पढ़ना, मन मन में पढ़ना। टू एंजॉय द प्लेजर ऑफ रीड, यानी अपने आनंद के लिए एंजॉय करके पढ़ते हैं, जिसे जैसे कि सीनियर क्लासेस में पढ़ते हैं या फिर लेटर क्लासेस में, जैसे कि हम लोग आप लोग पढ़ते हैं, तो हम कैसी रीडिंग करते हैं, साइलेंट रीडिंग। कोई चिल्ला चिल्ला के थोड़ी ना पढ़ता है ना, तो धीरे धीरे तो पढ़ते हैं मन मन में। अब छोटे बड़े बच्चा हो, कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, चिल्ला चिल्ला के पढ़ने लगे तो घर के भी आगे कहेंगे क्या हो रहा है भाई, है ना। तो ये क्या होती है, साइलेंट रीडिंग। वी ऑल्सो एंजॉय ऑर्गेनाइजिंग एंड अरेंजिंग द आइडियाज, यानी बच्चे क्या है इसमें एंजॉय करते हैं और आइडियाज को अरेंज करते हैं, यानी समझ के पढ़ते हैं बिल्कुल अच्छी तरह। तो ये होती है साइलेंट रीडिंग। कुछ और भी रीडिंग है दो तरह की। इंटेंसिव रीडिंग,
जिसे लोकल कॉम्प्रिहेंशन बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इट मीन्स रीडिंग द पैसेज, जो भी कोई पैसेज पढ़ते हैं उसे पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। इट इज डिटेल्ड एंड केयरफुल रीडिंग ऑफ द पैसेज, यानी पूरा डिटेल में पढ़ना, केयरफुली पढ़ना, थोरोली पढ़ना, पूरा वर्ड बाय वर्ड पढ़ना, यानी पूरे अच्छी तरह किसी भी पैसेज को पढ़ना, जिससे कि नॉलेज बढ़ सके, नॉलेज एक्सटेंड हो सके और कमांड हो सके इंग्लिश पे। इंग्लिश की बात चल रही है तो इंग्लिश है, हिंदी की बात होती है तो हिंदी होती है ना, यानी जो भी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं उस पर कमांड हो, बिल्कुल एक्सटेंडली पढ़ना, थोरोली पढ़ना, वर्ड बाय वर्ड, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं अंडरलाइन कर करके एक एक वर्ड का मीनिंग निकाल के, ठीक है। तो डिटेल्ड वे में पूरा केयरफुल पढ़ना, अच्छी तरह पढ़ना, ये होता है इंटेंसिव रीडिंग। इसे लोकल कॉम्प्रिहेंशन के नाम से भी बोलते हैं और क्वेश्चन आया भी हुआ है, ठीक है। फिर है एक्सटेंसिव रीडिंग यानी ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन। इट इज एसोसिएट विद डे टू डे लाइफ लाइक रीडिंग न्यूज़पेपर, यानी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से ये रिलेटेड है, जो हम डेली यूज में कुछ भी पढ़ते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आर्टिकल है, कोई भी अदर थिंग, मतलब कोई ओवरऑल आइडिया के लिए, ओवरऑल मीनिंग के लिए, समरी के लिए, और किस लिए पढ़ते हैं, प्लेजर के लिए, यानी आनंद के लिए पढ़ते हैं। भाई अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसका एक एक वर्ड थोड़ी ना पढ़ेंगे कि राम उस गांव में गया था, वहां उसका झगड़ा, ऐसे थोड़ी ना पढ़ते हैं। हाँ गया है उस गांव में, हेडिंग पढ़ ली, अच्छा झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई, पुलिस ले गई, तो इसी तरह से पढ़ते हैं ऊपर ऊपर से, जिससे कि उसका ओवरऑल मीनिंग निकाल सकें, ठीक है। और प्लेजर के लिए पढ़ते हैं पूरे न्यूज़पेपर, 24 से 26 पेज का न्यूज़पेपर होता है, उसे इतनी जल्दी पढ़ लेते हैं, और 24 और 26 पेज की इतनी लंबी बुक होगी ना तो उसे 1 महीना लगेगा पढ़ने में, है ना। तो ये क्या होती है, एक्सटेंसिव रीडिंग, इसे बोलते हैं ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक है। तो 2 तरह की रीडिंग काफी इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव को क्या बोलते हैं, लोकल कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, जिसमें थोरोली पढ़ते हैं, डिटेल्ड पढ़ते हैं, केयरफुली पढ़ते हैं, नॉलेज को बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं, किसी भी लैंग्वेज पे कमांड लाने के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग यानी ओवरऑल उसका मीनिंग निकालने के लिए, समरी और प्लेजर के लिए पढ़ते हैं, यानी आनंद के लिए, ठीक है। तो ये हुई एक्सटेंसिव रीडिंग यानी ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, समझ आया। आगे चलते हैं, फिर है रैपिड रीडिंग, यानी नाम से ही पता चल रहा है रैपिड, यानी तेज तेज पढ़ना, रीडिंग विद स्पीड, यानी तेज पूरी स्पीड में पढ़ना, ऐसे ऐसे जैसे पेपर के बाहर खड़े होकर पढ़ते हैं पूरी स्पीड से, किस लिए, टू सीक इन्फॉर्मेशन, की पता चल जाए क्या इन्फॉर्मेशन है, बस हेडिंग ऐसे जल्दी जल्दी पढ़ ली, है ना। फिर स्कीमिंग और स्कैनिंग, इनसे भी क्वेश्चन पूछता है। स्कीमिंग क्या है, रीडिंग क्विकली टू गेट द जनरल थीम, टॉपिक, मीनिंग और मेन आइडिया, यानी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक जनरली थीम पढ़ना, कोई भी टॉपिक पढ़ना मीनिंग के लिए और उसके मेन आइडिया के लिए, यानी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना, क्या कहलाता है, स्कीमिंग। ये एक तरह से फास्ट रीडिंग होती है, जैसे कि न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, ट्रेवल है, ब्राउचर्स हैं, यानी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो ये क्या हुई, स्कीमिंग। स्कैनिंग क्या होता है, स्कैनिंग होता है कोई भी ओवरऑल आइडिया के लिए, जैसे कि हम ट्रेन का टिकट जो देखते हैं उसमें हम इतनी रामकथा जो पीछे लिखी होती है, कोई पढ़ता है उसे, भाई खाली समय हो तो खाली समय में तो रेल में जो पोस्टर लगे होते हैं उन्हें पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर एक जनरल तरीके से देखा जाए तो ट्रेन का नंबर देखेंगे और उसका सीट नंबर देख लेंगे कि हमारी सीट कौन सी है और क्या ट्रेन का नंबर है, कितने बजे ट्रेन चलेगी, बस क्या है ओवरऑल एक आइडिया मिल जाता है, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए जो पढ़ते हैं उसे बोलते हैं स्कैनिंग, क्या बोलते हैं, स्कैनिंग, ठीक है। यानी स्कीमिंग क्या है, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए, स्कैनिंग क्या है, ओवरऑल आइडिया के लिए, ठीक है। फिर कुछ सब स्किल्स हैं रीडिंग की, इनसे भी क्वेश्चन आता है और पूछ भी लेता है, पिछली बार भी शायद क्वेश्चन आया था। कनेक्टिंग, प्रिडिक्टिंग एंड सिंथेसाइजिंग, 3 होती हैं ये। कनेक्टिंग नाम से ही पता चल रहा है, कनेक्ट होना, यानी कुछ भी हो कनेक्ट होना, कनेक्ट मतलब नाम से पता चल रहा है किसी चीज का जुड़ना, किसी चीज का कनेक्शन होना। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मीनिंग बाय रीडिंग, यानी कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उससे क्या जो मीनिंग निकल रहा है उसे रिलेट कर रहे हैं, किससे रिलेट कर रहे हैं, अपने प्रीवियस रियल लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेट कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हुई, कनेक्टिंग स्किल, ठीक है, कनेक्टिव स्किल ऑफ रीडिंग। प्रिडिक्टिंग क्या है, प्रिडिक्टिंग होता है अनुमान लगाना,
यानी जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें हम इन्फरेंस लगा रहे हैं, कंक्लूजन यानी अनुमान भी लगा रहे हैं, कंक्लूजन भी निकाल रहे हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी रख के देख रहे हैं कि भाई ऐसे भी हो सकता है, इसका मतलब ये भी हो सकता है। अपने दिमाग में कुछ भी हाइपोथाइज कर रहे हैं कि भाई जैसे हम बच्चे ने कोई भी स्टोरी पढ़ी तो अपने दिमाग में आइडिया लगाएगा कि शेर जंगल में गया था, फिर जंगल से वापस कैसे निकला होगा, अच्छा ऐसे वापस निकला होगा, उसने क्या खाया होगा, किसको खाया होगा, मतलब कुछ भी इन्फ्रेंस लगा रहे हैं, प्रेडिक्ट लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। थर्ड है सिंथेसाइजिंग। सिंथेसाइजिंग क्या है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग इंफॉर्मेशन एंड मेकिंग कनेक्शंस अमंग देम टू कम अप विद न्यू आइडिया। यानी जो भी हमने पढ़ा है उस इंफॉर्मेशन को कंबाइन करना, उसे कंक्लूड करना। क्या करना? उसे कंक्लूड करना, यानी सारी इंफॉर्मेशन अपने माइंड में सेट कर लेना। जैसे कि कोई भी हम पूरा चैप्टर पढ़ते हैं तो पूरा चैप्टर क्या वर्ड बाय वर्ड हमें याद थोड़ी ना रहता है, उसका ओवरऑल मीनिंग जो होता है, पूरा कनेक्शन होता है, पूरा जितना भी कंक्लूड होता है अपने माइंड में रख लेते हैं कि इस चैप्टर में ये स्टोरी है। ठीक है। और नया आइडिया उससे क्रिएट करना कुछ भी, तो उसे बोलते हैं सिंथेसाइजिंग। ठीक है। कनेक्टिंग यानी रियल एक्सपीरियंस के साथ कुछ भी जो पढ़ रहे हैं उसे कनेक्ट करना। प्रिडिक्ट यानी अपने माइंड में अनुमान लगाना, अच्छा ऑथर ऐसे भी कर सकता था, ऑथर ने इसमें ऐसे क्यों नहीं लिखा, ऑथर ने क्या किया होगा, अपनी भी हाइपोथेसिस लगा रहे हैं, परिकल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, और जो सोच रहे हैं फिर सोच रहे हैं कि मैंने सही सोचा कि गलत सोचा। ठीक है। तो ये प्रिडिक्टिंग। सिंथेसाइजिंग यानी जितना भी सोचा, जितना भी पढ़ा, सारा क्या है एक जगह कंक्लूड कर लिया। ठीक है। तो ये 3 सब स्किल है रीडिंग की। आगे चलते हैं। ये क्या हो गया? आगे चलते हैं। फिर है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल। राइटिंग इज द 4th लैंग्वेज स्किल, यानी लास्ट वन है, 4th वन है LSRW में। ये प्रोडक्टिव और एक्टिव स्किल है, यानी प्रोड्यूस करते हैं। जब हम लिखते हैं तो क्या करते हैं, हम अपने विचारों को लिखते हैं, फ्रीली भी लिख सकते हैं, गाइडेड भी, वो हम आगे पढ़ेंगे कि कितने तरह की राइटिंग होती है। ठीक है। As it requires us to use our hand and brain to produce written symbols, यानी इसमें क्या है, हम अपने हाथों का भी यूज करते हैं, अपने माइंड का भी यूज करते हैं। और हाथों में किस चीज का यूज करते हैं? अपने कोऑर्डिनेशन के, हमारे अंगूठे और उंगलियों का कोऑर्डिनेशन जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी हमारी राइटिंग होगी, है ना भाई। जितने अच्छे से हम पेन पकड़ पाएंगे उतनी अच्छी राइटिंग होती है हमारी, है ना। जैसे कि फाइन मोटर स्किल्स में होता है कि जितने अच्छे से पेन पकड़ रहे हैं उतने अच्छे से राइटिंग होगी, तो ये क्या हुई? फाइन मोटर स्किल, है ना। इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड सीम्स टू बी हार्डेस्ट ऑफ द स्किल। जितनी भी स्किल्स हैं सब में सारी, जितनी भी चारों स्किल्स हैं सबसे ज्यादा हार्ड जो है वो राइटिंग स्किल है। हार्ड कैसे है? क्योंकि सबसे बाद में बच्चा लिखना ही सीखता है, और लिखना इतना लेट आता है, उसे पूरी नर्सरी क्लास बच्चा लिखने में ही निकाल देता है। उससे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, ऐसे 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 A बनाता है, इतने गंदे गंदे B बनाएंगे। सभी हमने भी ऐसे ही बनाए हैं, हाँ सब ऐसे ही बनाते हैं। तो ये क्या है? सबसे ज्यादा हार्ड है लिखना। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। लिखने में क्या है? नोट टेकिंग और नोट मेकिंग। नोट टेकिंग क्या होता है भाई? नाम से ही पता चल रहा है, नोट टेकिंग। नोट मेकिंग यानी खुद से बनाना। पढ़ते हैं। नोट टेकिंग क्या है? यू टेक नोट्स इन लेक्चर्स और सेमिनार्स राइटिंग डाउन, यानी कोई भी लेक्चर होता है या कोई भी सेमिनार्स होता है तो व्हाट अदर पीपल आर सेइंग फॉर फ्यूचर रेफरेंस, यानी जो दूसरे कहते हैं लेक्चर्स में, सेमिनार्स में, उसकी जो नोट्स बनाते हैं वो है नोट टेकिंग। किस लिए? फ्यूचर के लिए। उसमें एब्रीविएशंस यूज्ड होती हैं। ठीक है। नोट मेकिंग क्या होता है भाई? बुक पढ़ रहे हैं हम, बुक में से इंपॉर्टेंट लाइन लिख ली। जर्नल्स पढ़ रहे हैं, कोई भी अदर टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, तो क्या है, अपनी समझ के लिए, कोई भी शॉर्ट फॉर्म के लिए, या अपने आप खुद से जिस तरह से भी नोट्स बनाते हैं, खुद से जो बना रहे हैं वो अपनी समझ के लिए, कोई चैप्टर या कुछ भी, वो होता है नोट मेकिंग। ठीक है। या बुक पढ़ रहे हैं, जैसे बुक में अंडरलाइन नहीं कर लेते हम कि इन्हें लिख लेंगे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो वो होता है नोट मेकिंग। ठीक है। आगे चलते हैं। फिर है स्टेजेस ऑफ राइटिंग। ये भी आता है भाई, इससे क्वेश्चन बहुत आता है। स्टेजेस है राइटिंग की। फर्स्ट है प्री राइटिंग, यानी राइटिंग करने से पहले, कुछ भी लिखने से पहले क्या करते हैं हम भाई? कुछ भी लिखने जा रहे हैं हम तो क्या करते हैं? पहले सोचते हैं कि यार, जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं? अपने दिमाग में सोचते हैं, अच्छा ये इसके अंदर हेडिंग होगी, ये पॉइंट मुझे इसके अंदर डालने हैं। तो हम क्या करते हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, अपने दिमाग में क्या है, नए नए आइडियाज क्रिएट करते हैं, फॉर्म करते हैं, पर्पस करते हैं। लिखने का हमारा पर्पस भी होता है ऑडियंस, यानी अपने दिमाग में क्या है, सोचते हैं कि भाई इसके अंदर हम ये चीज़ डालेंगे,
यानी लिखने से पहले, पेन चलाने से पहले ही दिमाग में आ जाता है अच्छा ये लिखना है फर्स्ट पॉइंट, फिर सेकंड ये लिखना है ना। तो ये होता है प्री राइटिंग यानी लिखने से पहले। फिर ड्राफ्टिंग होता है, यानी ड्राफ्टिंग के अंदर राइटिंग और रेस्पॉन्डिंग। फिर हम लिखना शुरू करते हैं, लिखने के बाद हम क्या करते हैं, अपनी वर्ड चॉइस करते हैं, सेंटेंस की फ्लुएंसी देखते हैं, वॉइस देखते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं उन्हें। तो ये होता है राइटिंग, ठीक है। फिर रेस्पॉन्डिंग क्या होता है, भाई अब जो हमने लिखा उसका हम देखते हैं कि यार गलत तो नहीं लिखा है, गलत लिखा है तो कट कर देते हैं, इस लाइन को कट कर देते हैं, नेक्स्ट वन लिख देते हैं, है ना। ऐसा भी करते हैं बहुत बार। या फिर कोई वर्ड हमने गलत लिख दिया, उसका मीनिंग कुछ और ही निकल रहा है, तो हम उसे इतनी गंदी तरह भी काट देते हैं है ना। तो क्या है, पीयर इवैल्यूएशन, यानी खुद भी इवैल्यूएशन, खुद का इवैल्यूएशन कर रहे हैं, खुद भी रेस्पॉन्ड कर रहे हैं कि भाई ठीक लिखा है नहीं। लेकिन टीचर भी रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, टीचर भी देख सकते हैं। भाई मैं तो ये एग्जाम का ओवरव्यू बता रही हूँ, लेकिन क्लास में अगर हम लिख रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, टीचर भी देख सकते हैं, बच्चे भी देख सकते हैं, साइड वाले अपने फ्रेंड को दिखा रहे हैं, भाई देखना सही लिखा है नहीं लिखा है। बेशक चाहे उसे भी ना आ रहा हो, लेकिन क्लास में होता है ऐसी, भाई तू देख ले प्लीज, बहन तू देख लेना प्लीज। तो ये क्या होता है, रेस्पॉन्डिंग, है ना। फिर है रिवाइजिंग। रिवाइजिंग क्या है, जो भी हमने लिखा है क्लैरिफाई करना, कि देखना कि भाई सही लिखा है नहीं लिखा है, उसे दोबारा से रीऑर्गेनाइज करना कि यहाँ ये स्टार लगा देती हूँ, यहाँ ये अंडरलाइन कर देती हूँ। रिफाइनिंग करना, उसकी पूरी प्योरिटी बनाना और उसमें प्रिसाइज लैंग्वेज यूज करना, ठीक है। तो ये हुआ रेविशिंग, ठीक है। फिर एडिटिंग। एडिटिंग क्या होता है, कन्वेंशंस, कहीं कोमा तो नहीं छूट गया है, फुल स्टॉप तो नहीं छूट गया, क्वेश्चन मार्क तो नहीं छूट गया, ठीक है। तो ये होता है एडिटिंग, यानी अब पूरा कंप्लीट हो गया प्रोसेस। फिर उसके बाद होती है शेयरिंग या पब्लिशिंग, यानी अब चाहे टीचर चेक करे परफॉर्मेंस को, चाहे बुलेटिन बोर्ड पे लगा दो तुम, चाहे वेबसाइट पे डाल दो, यानी पूरे नोट्स बन के तैयार हो गए, ठीक है। यानी पहले क्या करी, प्री राइटिंग, लिखने से पहले सोचा कौन कौन से वर्ड्स इसमें डालूं, फिर राइटिंग करी, फिर रेस्पॉन्ड करा, देखा भाई देखियो सही है क्या, बहन देखियो सही है क्या, सर देखना सही है क्या। फिर रिवाइजिंग करा, यानी क्लैरिफाई करा कि भाई हाँ ये सेंटेंस मैंने इसमें ठीक डाले हैं, कोई वर्ड गलत तो नहीं हो गया सब कुछ। फिर एडिटिंग करी, यानी कोई कन्वेंशन, कोई कोमा तो नहीं रह गया, फुल स्टॉप तो नहीं रह गया, बिल्कुल सारा फिट हो गया। उसके बाद फिर क्या है, पब्लिशिंग या शेयरिंग, ठीक है। तो ये हुई स्टेजेस राइटिंग प्रोसेस की। आगे चलते हैं, फिर है टाइप्स ऑफ राइटिंग। 5 टाइप्स ऑफ राइटिंग, यानी 5 तरह की राइटिंग होती है, जिसमें क्या है, जो राइटर है, लिखने वाला, जिसने किताब लिखी है, वो क्या करता है, अपनी इंफॉर्मेशन डालता है, अपने आइडियाज को शेयर करता है, एंटरटेन करता है रीडर को जो पढ़ रहा है, ठीक है। तो उसने 5 तरह की राइटिंग इसी बेस पे दी गई है, उसने नहीं दी है, मतलब इसी बेस पे 5 तरह की राइटिंग दी गई है। फर्स्ट क्या है, परसुएसिव राइटिंग। इसमें क्या करता है, राइटर क्या करता है, ट्राई टू कन्विंस द रीडर ऑफ द राइटर्स ओपिनियन, यानी पढ़ने वाले को कन्विंस करता है कि भाई मेरी किताब पूरी पढ़े सामने वाला, इस तरह की बातें उसमें लिखता है, ठीक है। इस तरह से कन्विंस करता है। तो ये हुई परसुएसिव राइटिंग, ठीक है। एक्सपोजिटरी, यानी एक्सपोज करता है कि टॉपिक मतलब एक्चुअल में है क्या, पढ़ाना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं, पूरा डिटेल डिस्कशन देता है, जो फैक्ट्स दिए गए हैं, जो जितना भी टॉपिक है उसके ऊपर सारा डिटेल में बताता है। फिर नेक्स्ट है कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। इसमें क्या है, जो भी टॉपिक उसके अंदर डाले गए हैं, अगर 2 टॉपिक डाले हैं, 3 डाले हैं, तो उनके बीच में क्या है, कंपैरिजन बताता है कि एक जैसे हैं या ये अलग हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 2 तितली दी हुई हैं कि एक जैसी है अलग है, ठीक है। इसमें राइटर बताता है लिखा हुआ। डेस्क्रिप्टिव, यानी डिस्क्राइब करना कि ये टॉपिक किस तरह से दिखाई देता है, क्या इसकी स्मेल है, फील्स कैसी है, टेस्ट कैसा है, साउंड कैसा है। टेस्ट का मतलब खट्टा मीठा नहीं है, टेस्ट का मतलब है किस तरह का है, मतलब जैसे कि हम कहते हैं कि इसका कपड़ों का टेस्ट कैसा है, इसका खाने का टेस्ट कैसा है, इसका फैशन का टेस्ट कैसा है, मतलब वो वाला टेस्ट, ठीक है। नैरेटिव क्या होता है कि राइटर बताता है कि ये स्टोरी क्या है, सच्ची घटना पे आधारित है या फिर इमेजिनरी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हुई नैरेटिव। तो 5 तरह की राइटिंग है। सीरीज में पूछ सकता है, अंदर तो नहीं पूछता है, मे बी भाई अब की बार तो पूछ ले, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हर बार पेपर के क्या है, लेवल थोड़ा सा अप हो रहा है, कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। उसकी गलती भी क्या है एग्जामिनर की, भाई बच्चे इतने ज़्यादा, इतने पहले क्या है, पहले क्या होता था, एक सेट बना बात खत्म। अब क्या है भाई, 30-30 सेट बन रहे हैं, तो उसे कितने क्वेश्चन डेवलप करने पड़ रहे हैं, कितने क्वेश्चन बनाने पड़ रहे हैं, तो वो इसी तरह से तो बनाएगा, इसी तरह से पेपर का लेवल हार्ड होता है। तो 5 तरह की राइटिंग है, परसुएसिव, एक्सपोजिटरी, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, डेस्क्रिप्टिव एंड नैरेटिव, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर है अप्रोचेज टू टीचिंग राइटिंग। कुछ अप्रोच है राइटिंग की। फर्स्ट है गाइडेड राइटिंग।
गाइडेड राइटिंग में क्या होता है? गाइडेड राइटिंग इज अ टाइप ऑफ राइटिंग इन विच द टीचर प्रोवाइड द सिचुएशन एंड हेल्प द क्लास टू प्रिपेयर इट। यानी गाइडेड राइटिंग क्या होती है? टीचर उसमें हेल्प करती है बच्चों को, क्या है, सिचुएशन प्रोवाइड करती है, जहां उन्हें हेल्प की जरूरत है वहां हेल्प प्रोवाइड करती है। ठीक है, पूरे क्लास की बच्चों की सबकी हेल्प करती है। ठीक है, इसमें क्या है, टीचर कंटिन्यूअसली फीडबैक देती रहती है कि बच्चे तुमने यहाँ पे गलती कर दी है, या फिर तुम तो बड़ा अच्छा लिख रहे हो, अप्रिशिएट कर रही है, कोई भी फीडबैक दे रही है, अच्छा है बुरा जैसा भी हो सकता है। डायरेक्शन दे रही है कि ऐसे नहीं ऐसे लिखो, ऐसे लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, इसे आगे ऐसे लिखो। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज बताती है, आइडियाज को एक्सपेंड करती है। तो टीचर क्या है, गाइड करती रहती है। ओवरऑल अगर मीनिंग निकल रहा है इस राइटिंग का, तो यानी टीचर टाइम टू टाइम गाइड करती रहती है, फीडबैक देती रहती है, आइडियाज बताती रहती है, बच्चों को सिचुएशन देती रहती है, हेल्प कर रही है। ठीक है, तो ये है गाइडेड राइटिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है कंट्रोल्ड राइटिंग। नाम से ही पता चल रहा है कंट्रोल, मुट्ठी में। ये क्या है, टीचर की मुट्ठी में होता है भाई, टीचर के हिसाब से सब कुछ होगा। जैसे कि हैंड राइटिंग, कॉपिंग या फिर डिक्टेशन, जो इमला बोलती है, तो टीचर के हाथ में होगा। टीचर जैसे कहेगी वैसे ही बच्चे लिखेंगे। अब किसी बच्चे ने अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा लिखा है, क्या पता टीचर को उसकी राइटिंग पसंद ना है, काट देगी टीचर, जाओ दोबारा करके आओ। तो ये क्या है, कंट्रोल्ड राइटिंग, यानी टीचर के अंडर रहती है। ठीक है, टीचर की मुट्ठी में तानाशाही चलती है टीचर की। फिर है फ्री राइटिंग। अब फ्री राइटिंग क्या होती है? जैसे कि हम बीएड में लिखते हैं वो वाली फ्री राइटिंग। भाई हमें कोई लोड होता है 16 नंबर में कितना लिखना है, मर्जी तुम्हारी 5 पेज लिख दो, मर्जी तुम्हारी 3 पेज लिख दो, और 3 पेज में तुम चाहे रामायण लिख दो, कुछ भी लिख दो। ठीक है, फ्री राइटिंग पूरा दबा के बच्चे लिखते हैं, कुछ भी लिख के आ जाते हैं। तो ये होती है फ्री राइटिंग, यानी जहाँ पे अपने आइडियाज बिल्कुल फ्रीली प्रेजेंट कर सके, कोई बाउंडेशन ना हो, कोई बाधा ना हो, कोई रोकने टोकने वाला ना हो। ठीक है, Learners are asked to write freely on any topic without worrying about grammar and spelling। यानी ना ग्रामर की चिंता है, सेंटेंस चाहे बात आज की हो रही हो, चाहे तुम वाज लगा दो, कौन कहने आ रहा है कि भाई तुमने वाज लगाया है। तो ये होता है फ्री राइटिंग, ना स्पेलिंग की टेंशन होती है ना ही ग्रामर की टेंशन होती है। ठीक है, फ्रीली किसी भी टॉपिक पे लिखना बिना डरे, बिना बर्डन के। ठीक है, फिर है पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग क्या है? पैटर्न लर्नर्स आर एनकरेज टू कॉपी अ पैराग्राफ एंड एनालाइज द फॉर्म ऑफ मॉडल पैराग्राफ। यानी कोई भी पैराग्राफ को लिखना, एनकरेज करना लर्नर्स को, उसे एनालाइज करना। ठीक है, तो ये है पैराग्राफ राइटिंग। एक होती है एडवांस राइटिंग, जो बिल्कुल लास्ट में होती है, यानी नाम से पता चल रहा है एडवांस राइटिंग। ठीक है, फिर क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, अ लैंग्वेज टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू मेक अ बटरफ्लाई। यानी जो भाषा की शिक्षक या शिक्षिका है वो बच्चों से कहती है कि एक बटरफ्लाई बनाओ पेपर के साथ, बाय फॉलोइंग हर इंस्ट्रक्शन। लेकिन क्या करना है, उसके इंस्ट्रक्शन यानी जो जो वो निर्देश बोल रही है वही सुन के तुम्हें बनानी है। ठीक है, दिस एक्टिविटी विल हेल्प द स्टूडेंट टू डेवलप। यानी ये एक्टिविटी क्या डेवलप करेगी बच्चों के अंदर? टीचर क्या है, इंस्ट्रक्शन दे रही है कि बच्चों तुम्हें ऐसे ड्रॉ करना है, वैसे ड्रॉ करना है, ऐसे बता रही है। तो ये क्या डेवलप करना चाह रही है बच्चों के अंदर? ए ऑप्शन है लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, कि बच्चे सुन रहे हैं, सुनना सीख रहे हैं। पेपर फोल्डिंग स्किल, या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कि बच्चे पढ़ रहे हैं। या फिर पेपर मेकिंग स्किल, पेपर को बनाने की या पेपर को फोल्ड करने की स्किल सिखा रही है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, बताइए। देखो टीचर क्या कर रही है, बच्चों को निर्देश दे रही है बोल बोल के कि बच्चों तुम्हें बटरफ्लाई ऐसे बनानी है, पेपर को ऐसे पकड़ना है। तो टीचर क्या कर रही है, बोल रही है, और बच्चे क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो बच्चों की क्या डेवलप हो रही है, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्या डेवलप हो रहा है, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। पेपर फोल्डिंग स्किल तो कोई होती नहीं है, स्किल तो कोई नहीं होती, एक्टिविटीज तो होती हैं, है ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, ना तो टीचर रीडिंग कर रही है ना ही बच्चे रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, और पेपर मेकिंग स्किल भी कुछ नहीं होता है भाई, कहीं स्किल सुनिए, पेपर मेकिंग या पेपर फोल्डिंग, एक्टिविटीज तो हो सकती हैं, है ना। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है कि टीचर क्या कर रही है, बच्चों के अंदर लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन डेवलप कर रही है, बच्चे क्या है, सुनना सीख जाएंगे। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। रीडिंग पिक्चर बुक मीन्स, यानी बुक में क्या है, पिक्चर्स को देख रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं पिक्चर्स की, तो उसका क्या मतलब है?
टू हेल्प लर्नर्स टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द पिक्चर, कि बच्चों को क्या है समझना है, समझ रहे हैं उन पिक्चर्स को, एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं उन्हें कि किस तरह की पिक्चर है, क्या इनका मतलब है, कुछ भी मतलब समझ रहे हैं, समझने की कोशिश तो कर ही रहे हैं बच्चे। वो जो है रीडिंग पिक्चर बुक जो है वो बच्चों की समझने में मदद कर रही है, एनालाइज करने में मदद कर रही है पिक्चर को। बी ऑप्शन है टू हेल्प लर्नर्स टू ड्रॉ नीट एंड कलरफुल पिक्चर्स, यानी उसकी हेल्प से क्या है बच्चे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं बिल्कुल नीटली, सफाई से पूरा, और कलरफुल पिक्चर बना सकते हैं। या फिर सी ऑप्शन है दैट चिल्ड्रन लव पिक्चर्स एंड इट विल बी अ फन लविंग क्लास, यानी बच्चों को क्या है पिक्चर्स पसंद होती हैं तो ये क्या है मजे भी करेंगे क्लास में, मजाक भी होगा, मस्ती होगी। एक्सपोजिंग लर्नर्स टू डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ ड्राइंग, यानी बच्चों को क्या एक्सपोज होंगे, अलग अलग तरीके मिलेंगे ड्राइंग के। तो बताइए क्या इसका मतलब होगा। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक होगा कि बच्चे क्या है पिक्चर्स को देख के समझेंगे, उन्हें एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो दोनों ही वर्ड्स कितने पॉजिटिव हैं कि बच्चे क्या है समझेंगे, उसे एनालाइज करेंगे पिक्चर्स को। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ना तो ऐसा हो कि नीटली ड्रॉ करेंगे, कलरफुल पिक्चर बनाएंगे, अलग अलग स्टाइल बच्चे ड्राइंग करेंगे और उनके मजे भी आएंगे, फन करेंगे, पूरी मस्ती करेंगे, तो ऐसे ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। टीचर आस्क लर्नर्स टू रीड अलाउड इन द इंग्लिश क्लास, टीचर बच्चों से कहती है कि क्लास में क्या है तेज तेज बोल के पढ़ो, यानी जैसे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, हम लाउड रीडिंग पढ़ रहे थे, तो इस तरह की जो रीडिंग है वो क्या मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है। एनेबल लर्नर्स टू रीड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यूजिंग द पंक्चुएशन मार्क, यानी ये क्या है बच्चों को सिखाएगी कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, उनके वर्ड्स जो है वो सही बोलने लगे, सही से प्रोनाउंस करने लगे वो तेज तेज बोल के, और पंक्चुएशन मार्क यानी बीच बीच में पोज लेना है, कहाँ रुकना है, कहाँ फुल स्टॉप है, कितनी देर रुकना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो पंक्चुएशन मार्क भी सिखाए कि कहाँ कोमा है। ठीक है, या फिर एनेबल लर्नर्स टू बी अ फास्ट रीडर, यानी बच्चों को क्या है तेज पढ़ने वाला बना दे, बिल्कुल फास्ट रीडर। या फिर हेल्प द स्टूडेंट टू कंप्लीट द सिलेबस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, यानी बच्चों को क्या है मदद हो रही है कि सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। डी ऑप्शन है एनेबल लर्नर्स टू डेवलप रीडिंग स्किल्स विद अंडरस्टैंडिंग, यानी बच्चों के अंदर रीडिंग स्किल डेवलप कर रही है समझ के साथ। तो भाई जब हम लाउड रीडिंग करते हैं तो उसमें हम अपनी समझ नहीं बना पाते हैं, उसमें क्या है हम एक तरह से प्रोनाउंसिएशन या पंक्चुएशन के लिए ही पढ़ते हैं, लेकिन मीनिंग हम उसमें बनाते हैं साइलेंट रीडिंग में, उसमें हम समझ के पढ़ते हैं। लेकिन लाउड रीडिंग में क्या है भाई, लाउड रीडिंग में तो एक तरह से बच्चे रट के ही तो पढ़ते हैं, वो कौन सा समझ के पढ़ते हैं। लेकिन लाउड रीडिंग का ये फायदा है कि उन्हें वर्ड्स बोलने आ जाते हैं, है ना। छोटे बच्चे क्या होते हैं जैसे लाउड रीडिंग करते हैं तो उन्हें क्या है प्रोनाउंसिएशन करनी आ जाती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्रिएटिंग अ रीडिंग कॉर्नर इन द क्लासरूम हेल्प्स, यानी क्लासरूम में एक कॉर्नर बना दिया कि वहां बच्चे जाके बुक्स पढ़ेंगे, मतलब एक तरह से जैसे लाइब्रेरी होती है। ठीक है, तो उसका क्या मतलब है, क्या क्या ऑप्शन से देखेंगे हम क्या कहने चाह रहा है ऑप्शन। ए ऑप्शन है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन टू सेलेक्ट बुक्स इंडिपेंडेंटली एज पर देयर इंटरेस्ट, यानी बच्चों को क्या है मौके मिलेंगे कि बच्चे क्या है सेलेक्ट कर सके कोई भी बुक अपने मनपसंद, इंडिपेंडेंटली बिना डरे कोई भी बुक उठाई और पढ़ने लग जाए इस अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक तो ये बात हुई। बी ऑप्शन द चिल्ड्रन बट बर्डन्स द टीचर टू मेंटेन अ रजिस्टर एंड कीप रिकॉर्ड फॉर देयर वर्क, यानी ये क्या है टीचर्स के ऊपर बर्डन हो जाएगा कि भाई अब तो मुझे रजिस्टर बनाना पड़ेगा कि ये वाला बच्चा ये वाली बुक लेके गया है, पूरा रिकॉर्ड देना पड़ेगा उन्हें। या फिर सी ऑप्शन टू शेयर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लाइब्रेरियंस द बुक्स आर इश्यूड बाय द टीचर, यानी क्या है लाइब्रेरी वाले की जो है उसकी भी जिम्मेदारी बढ़ गई कि कौन कौन सी बुक इश्यू कराई है ना। डी ऑप्शन है चिल्ड्रन टू लर्न एंड रिवाइज देयर सिलेबस थोरोली, यानी बच्चों को क्या है मदद करेगा याद करने में और जो सिलेबस है उसे थोरोली रिवाइज करने में, उसे याद करने में मदद करेंगे। बताइए, तो कॉर्नर में इतनी सारी बुक रखी हैं तो उनका क्या फायदा है। उनका फायदा यही तो है कि बच्चों को भाई मौके मिलेंगे, अपनी पसंद की कोई भी बुक उठाएंगे और अपने इंटरेस्ट से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मॉल किड्स एट देयर इनिशियल स्टेज, यानी छोटे उम्र में जो बच्चे होते हैं अपनी शुरुआती दिनों में क्या करते हैं,
लव टू मूव पेन एंड पेंसिल इन टू एंड फ्रो और अप एंड डाउन। टू एंड फ्रो यानी अप एंड डाउन, इस तरह से कुछ भी घसीटे मार रहते हैं बच्चे, है ना, गुचड़ू पुचड़ू जो करते हैं। दिस वे ऑफ राइटिंग इज, ये जो लिखने का तरीका है इसे हम क्या बोलेंगे? स्क्रिबलिंग यानी घसीट कर लिखना, इन्वेंटेड राइटिंग की कुछ इन्वेंट कर रहे हैं वो, या जिग जैग राइटिंग, भाई जिग जैग तो ऐसे होते हैं, यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, इस तरह से कुछ भी। ड्राइंग यानी कुछ ड्रॉ कर रहे हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? तो बच्चे क्या है, स्क्रिबलिंग कर रहे हैं यानी घसीट के लिख रहे हैं, टू एंड फ्रो लिख रहे हैं। ए लिख रहे हैं तो इतना लंबा ए बना दिया, कुछ भी, ठीक है। बी बना रहे हैं तो इतना लंबा बी बना दिया। तो इसे क्या बोलते हैं? घसीट कर लिखना, जैसे कि मैंने किया है, ऐसे कॉपी पे करते हैं, है ना, तो इसे बोलते हैं स्क्रिबलिंग, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इन अ लैंग्वेज क्लासरूम यानी भाषा की कक्षा में, यू हैव आस्क्ड स्टूडेंट टू राइट डाउन द डायरेक्शन फॉर रीचिंग योर होम फ्रॉम स्कूल, यानी आप बच्चों से, यानी टीचर को बच्चों से कह रहा है कि अपने घर से स्कूल की दूरी लिखो, बताओ। तो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं अपने घर से स्कूल की दूरी, आना भी लिख रहे हैं, जाना भी लिख रहे हैं, पूरा पेयर बना रहे हैं। तो ये एक्टिविटी क्या बढ़ावा करती है, क्या बढ़ाती है, किस में मदद करती है? देयर बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी उनकी जो है बेसिक स्किल्स, यानी रोज की जो स्किल्स हैं, रोज की जो कम्युनिकेशन है, रोज की जो बातचीत है, वो उसमें फायदा मिलेगा, उसमें हेल्प होगी। या फिर देयर डायरेक्शनल सेंस विच आ स्टूडेंट ऑफन कंफ्यूज, यानी जो उनकी डायरेक्शन है उसमें बच्चे कंफ्यूज होंगे। या फिर सी ऑप्शन, द इंटीग्रेशन ऑफ लैंग्वेज विद साइंस, यानी साइंस को भाषा को साइंस के साथ जोड़ रहे हैं। तो भाई साइंस का तो यहाँ कोई लेना देना है ही नहीं। देयर कॉल कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी स्कूल की लैंग्वेज एक तरह से डेवलप हो रही है, उनका कोग्निशन डेवलप हो रहा है, एकेडमिक लैंग्वेज डेवलप हो रही है, यानी वो डायरेक्शन के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो भाई छोटे बच्चे डायरेक्शन के क्वेश्चन थोड़ी करेंगे कि उनका एकेडमिक लेवल बढ़ रहा है। तो यहाँ टीचर क्या कराने की कोशिश कर रही है कि टीचर इस एक्टिविटी को डेवलप कर रही है कि उनकी बेसिक कम्युनिकेशन स्किल बढ़ सके, ठीक है, यानी वो डायरेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो क्या है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स में हेल्प हो सके, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। देखो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक, यानी टेक्स्ट बुक से कोई भी नया चैप्टर शुरू करने से पहले अ टीचर शुड एट फोकस ऑन, टीचर को किस पे फोकस करना चाहिए? वर्क प्रोफाइल ऑफ द पोएट और राइटर, कि जो जिसने किताब लिखी है या जिसने चैप्टर लिखा है उसकी वर्क प्रोफाइल पे जाएं कि भाई वो पहले कहाँ कहाँ जॉब करके आ चुका है, किस फील्ड में उसने कितना योगदान दिया है, इस पे डिस्कस करें चैप्टर शुरू करने से पहले। या फिर रिलेट द स्टोरी विद द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ऑफ लर्नर, यानी जो स्टोरी पढ़ाने जा रही है वो बच्चों के एक्सपीरियंसेस से जोड़े, बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़े। सी ऑप्शन, द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स इन द चैप्टर एंड डिफिकल्ट वर्ड, यानी किस पे फोकस करें कि चैप्टर में जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आ रहे हैं, जो ग्रामर आ रही है और जो डिफिकल्ट वर्ड आ रहे हैं उन पे फोकस करें। या फिर द बैकग्राउंड सेटिंग ऑफ स्टोरी, इट्स हिस्ट्री एक्सेट्रा, यानी जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसकी बैकग्राउंड स्टोरी बताए कि इसके पीछे ये कारण है और पूरी हिस्ट्री बताए उसकी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन एक बेस्ट होगा? तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि ये क्या है, बच्चे के एक्सपीरियंसेस से रिलेट कर रहा है, ठीक है ना। तो हमें वर्क प्रोफाइल देखनी है राइटर की, इससे क्या फायदा होगा बच्चों का, तुम उन्हें उसकी रामकथा बताओगे, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर शुरू में बता दोगे, भैया इससे ज्यादा नेगेटिव और वर्ड क्या होगा, है ना। हमें हिस्ट्री बतानी है, हिस्ट्री तो हमें बच्चों की भी नहीं जाननी है, चैप्टर की तो बहुत दूर की बात है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच among द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी, यानी कौन सी एक मीनिंगफुल एक्टिविटी नहीं है, मीनिंग बेस्ड यानी अच्छी एक्टिविटी नहीं है जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, कौन सी एक नहीं है, नॉट पूछा है। इंटरेक्टिंग विद द टेक्स्ट, कि जो भी टेक्स्ट कर रहे हैं उसे इंटरेक्ट करें, कोई भी वर्ड है कुछ भी है उसके साथ इंटरेक्शन हो। प्रीवियस नॉलेज यूज हो, यानी बच्चों की, भाई जब पढ़ा रहे हैं, पढ़ने की बात हो रही है, एक्टिविटी की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं बच्चे भी होंगे कि प्रीवियस नॉलेज को यूज करें। रीडिंग द टेक्स्ट एंड देन नरेटिंग द सेम टू द पीयर्स, यानी बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ भी टेक्स्ट पढ़ रहे हैं और अपने फ्रेंड्स को बता रहे हैं कि इस चैप्टर में ये है, तो डिस्कशन भी चल रहा है। रीडिंग
आउट एवरी वर्ड अलाउड एंड ट्रांसलेटिंग इट, यानी पूरी तेज तेज पढ़ना वर्ड को और उसे ट्रांसलेट करना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, नोट पूछा है, बताइए। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि यही गलत है, नोट पूछा है। ठीक है, कि भाई क्या कर रहे हैं, तेज तेज पढ़ रहे हैं, वर्ड अलाउड पढ़ रहे हैं, उसे ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो ये कोई मीनिंग बेस्ड थोड़ी ना हो। ये तो अभी हम पढ़ के आए हैं, तेज पढ़ना लाउड रीडिंग किस लिए यूज होती है, प्रोनाउंसिएशन ठीक होती है, बाकी उससे मीनिंग का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो ये मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी नहीं है, बाकी सारी मीनिंग बेस्ड है। भाई अपने पीयर्स के साथ कुछ नरेशन कर रहे हैं तो यानी डिस्कशन भी हो रहा है, पीयर ट्यूटोरिंग हो रही है ना, पीयर लर्निंग हो रही है, तो ये भी ठीक है। प्रीवियस नॉलेज से जोड़ रहे हैं यानी पूर्व ज्ञान से जोड़ रहे हैं, तो ये भी अच्छा है। किसी भी टेक्स्ट में इंटरेक्शन हो रहा है तो ये भी ठीक है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यही गलत है। आगे चलते हैं, बताइए। इट इज अ टाइप ऑफ राइटिंग इन विच द टीचर provide the situation and help the class to prepare it. The teacher continuously provides feedback, direction and expansion of ideas to the learners. तो बताइए कौन सी राइटिंग होगी, यानी टीचर क्या कर रही है, ये इस तरह की राइटिंग है जिसमें टीचर कोई भी सिचुएशन दे रही है, बच्चों की हेल्प कर रही है, टाइम टू टाइम उन्हें फीडबैक दे रही है कि बच्चे ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं, डायरेक्शन दे रही है, एक्सपेंड करके बता रही है आइडियाज को कि और थोड़ा सा बढ़ाओ। कोई बच्चा आइडियाज दे रहा है कि मैडम मैं इसमें ऐसे लिख दूं, कि तो मैडम बोले कि नहीं नहीं इसे और थोड़ा सा बढ़ाओ, अपने आइडियाज और लेके आओ। तो ये क्या है, कंट्रोल्ड राइटिंग है या गाइडेड राइटिंग है, ये फ्री राइटिंग है या फिर प्रोडक्ट राइटिंग है। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। भाई टीचर क्या कर रही है, बच्चों को गाइड कर रही है कि तुम है ना ऐसे करो, फीडबैक दे रही है, डायरेक्शन दे रही है, एक्सपेंड कर रही है, सिचुएशन दे रही है, तो सारी चीज अच्छी कर रही है। तो टीचर क्या करा रही है, गाइडेड राइटिंग हो रही है। यहाँ पे कैसी हो रही, गाइडेड राइटिंग। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है। यानी प्रोडक्ट राइटिंग तो वो होती है कोई भी प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं लिमिटेड वर्ड्स में। कंट्रोल राइटिंग जो टीचर के कंट्रोल में हो। फ्री राइटिंग जिसमें हम आइडियाज अपने फ्रीली लिख सके। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर आस्क द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 टू रीड द टेक्स्ट थोरोली। यानी टीचर क्या कह रही है क्लास 5वीं के बच्चों से कि ये टेक्स्ट है, ये पैसेज है, इसे क्या है थोरोली पढ़ो, यानी पूरे अंडरस्टैंडिंग के साथ डीप स्टडी करो। देन शी आस्क देम टू आंसर द क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। फिर कह रही है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताओ कंटेक्स्ट से। इन दिस प्रोसेस शी इज एनकरेजिंग स्टूडेंट फॉर, ये यानी किस लिए एनकरेज कर रही है बच्चों को, स्कीमिंग यानी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए, स्कीनिंग ओवरऑल आइडिया के लिए, इंटेंसिव रीडिंग यानी डीप स्टडी के लिए, क्या है कमांड हो जाए और थोरोली पढ़ पाए अच्छी तरह, बिल्कुल पूरा एक एक वर्ड पढ़े, डिटेल्ड रीडिंग हो, एक्सटेंसिव रीडिंग या फिर प्लेजर के लिए ऐसी हो। तो टीचर क्या कर रही है, बच्चों को थोरोली पढ़ने के लिए कह रही है, तो यानी टीचर क्या करा रही है, इंटेंसिव रीडिंग करा रही है। टीचर क्या है, बच्चों को एनकरेज कर रही है कि इंटेंसिवली रीडिंग करें, पूरा एक एक वर्ड पढ़ें, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, डिटेल्ड स्टडी करें। ठीक है, तो ये क्या हुई, इंटेंसिव रीडिंग। आगे चलते हैं, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब स्किल ऑफ रीडिंग, यानी कौन सी एक सब स्किल नहीं है रीडिंग की, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, कौन सी एक नहीं है, तो बताइए। कनेक्टिंग यानी बच्चों के एक्सपीरियंसेस से कनेक्ट करें, अभी हमने पढ़ी थी। प्रिडिक्टिंग यानी अनुमान लगाएं, बच्चे भी अनुमान लगाएं, हाइपोथेसिस करें कि भाई हाँ ऐसे जंगल में शेर था, वो यहाँ गया होगा, उसने ये खाया होगा, छोटे छोटे बच्चे ऐसे करते हैं। सिंथेसाइजिंग यानी जब पूरा चैप्टर पढ़ लें तो एक जगह कंक्लूड करें, अपने माइंड में सारा इकट्ठा करें, अच्छा ये इससे ये मतलब निकलता है पूरे चैप्टर से। ठीक है, या फिर ट्रांसक्रिप्टिंग। तो भाई ट्रांसक्रिप्टिंग तो क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज का प्रेजेंटेशन होता है ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, यानी जैसे कि हम कहीं भी जा रहे हैं स्पीच देने के लिए, तो हम पहले से ट्रांसक्रिप्ट या स्क्रिप्ट लिख के लेके जाते हैं, है ना, कि लैंग्वेज को कैसे प्रेजेंट करना है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक होगा, यही सब स्किल नहीं है, बाकी तीनों क्या है, ये सब स्किल है रीडिंग की, कनेक्टिंग, प्रिडिक्टिंग और सिंथेसाइजिंग। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है क्योंकि गलत पूछा है। आगे चलते हैं, देखो कितना हल्का क्वेश्चन आया है, और हल्का ये तब है क्योंकि ये पढ़ लिया तो हल्का है, नहीं तो ये भी गलत हो गया था पिछली बार, बहुत बच्चों का गलत हुआ था। BICS स्टैंड फॉर यानी बिक्स की फुल फॉर्म पूछी है, बाइलिंगुअल इंटीग्रेटेड कंटेंट एंड सिलेबस, या फिर बाइलिंगुअल इंटरडिपेंडेंट कोर्स एंड सिलेबस,
पिछली बार क्या है, बाला की फुल फॉर्म भी पूछी गई थी। बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स, बेसिक इंटर रिलेटेड स्ट्रेटेजीज कम्युनिकेशन, या फिर बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स। तो बताइए बिक्स की फुल फॉर्म क्या होगी? बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, पिछली बार फुल फॉर्म बहुत पूछी गई थी, बाला की पूछी गई, बिक्स की पूछी गई, काल्प की पूछी गई थी, ठीक है, और एलएसी की पूछी गई थी। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग इज इट्स, बताइए लास्ट स्टेज कौन सी होगी? ए ऑप्शन है कंट्रोल्ड राइटिंग, बी है गाइडेड राइटिंग, सी ऑप्शन है फ्री राइटिंग, डी ऑप्शन है एडवांस्ड राइटिंग। तो हमने तो लास्ट राइटिंग पैराग्राफ राइटिंग पढ़ी थी, लेकिन उसके बाद क्या है, एक एडवांस राइटिंग भी होती है। भाई नाम से पता चल रहा है एडवांस राइटिंग, देखो उसमें दी नहीं गई है, लेकिन कॉमन सेंस से तो हम लगा सकते हैं कि एडवांस राइटिंग होती है ना। कंट्रोल राइटिंग तो होगी नहीं, गाइडेड राइटिंग है तो सबसे पहली आई थी, फिर फ्री राइटिंग आई थी, एडवांस राइटिंग आती है सबसे बाद में। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, इवैल्यूएशन क्या होता है? मूल्यांकन। मैंने इस पे डिटेल्ड वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसे भी देख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में भी बनाई है जब इंग्लिश के सारे टॉपिक कराए थे, हिंदी में भी कराया जब हिंदी के सारे टॉपिक कराए हैं, जब मैथ पेडागोजी कराई थी तब भी कराया है। तो मैंने ना आप शॉर्ट में रखा है ये, ठीक है, अगर आपको ये डिटेल्ड पढ़ना है तो वहाँ पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, इवैल्यूएशन क्या होता है? इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस विच शोज द अचीवमेंट ऑफ टीचिंग, यानी मूल्यांकन से हमें क्या पता चल जाता है कि बच्चा कितना अचीव कर रहा है, कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, क्या वो सीख पा रहा है, क्या वो सीख नहीं पा रहा है, टीचिंग का पता चल जाता है। ठीक है, तो मूल्यांकन के क्या उद्देश्य होते हैं? टू नो द अचीवमेंट्स ऑफ द लर्नर, कि बच्चा कितना अचीव कर पा रहा है। अचीव से मतलब यहाँ पे मार्क्स से नहीं है, हमें बच्चे के मार्क्स नहीं देखने, ना हमें जज करना है, हमें ये देखना है कि बच्चा कितना सीख पा रहा है, कितनी प्रोग्रेस कर पा रहा है, कितना इम्प्रूव कर पा रहा है, कितना डेवलप हो रहा है, कितने उसके गैप्स फिल हो रहे हैं। ठीक है, और कितने गैप रह रहे हैं। उसके डेवलपमेंट को एनहांस करने के लिए, यानी उसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए, उसकी इंप्रूवमेंट को बढ़ाने के लिए किया जाता है इवैल्यूएशन। उसकी एबिलिटीज, उसकी योग्यताओं को जानने के लिए, उसकी कैपेसिटीज को जानने के लिए, उसके इंटरेस्ट को जानने के लिए बच्चे के, तो इन सब चीज़ों के लिए इवैल्यूएशन हम करते हैं बच्चे का, यानी मूल्यांकन। ठीक है, तो मूल्यांकन 3 तरह का होता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन यानी निदानात्मक मूल्यांकन बोलते हैं इसे, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन यानी रचनात्मक मूल्यांकन, समेटिव इवैल्यूएशन यानी क्या बोलते हैं, योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होते हैं? यानी बच्चे को डायग्नोज करना, बच्चे को देखना कि बच्चा क्यों नहीं ग्रोथ कर पा रहा, या क्या उसे समझ नहीं आ रहा, कहाँ उसके गैप रह जा रहे हैं, क्यों वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा, कितना उसका पोटेंशियल है, इतना वो एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो इवैल्यूएशन क्या होता है? डायग्नोस्टिक, द इवैल्यूएशन is used to diagnose the problem of learners who do not show expected progress। ठीक है, यानी बच्चा प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहा। फिर जब डायग्नोस हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे? रिमेडियल टीचिंग देंगे, यानी पहले बच्चे को देखेंगे, डायग्नोज करेंगे कि बच्चा क्यों प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा, क्या उसे समझ नहीं आ रहा, क्यों इम्प्रूव नहीं कर पा रहा, फिर उसके बाद उसे रिमेडी देंगे। तो ये होता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ठीक है, फिर है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? जो ड्यूरिंग द क्लास होता है, यानी क्लास के दौरान होता है। हर एक सब्जेक्ट की पेडागोजी में सेम है। जो ड्यूरिंग द क्लास होता है यानी क्लास के दौरान होता है, जैसे कि हमारे क्लास टेस्ट होते हैं, है ना। भाई कोई भी टॉपिक पढ़ाया टीचर ने या मैडम ने, सर ने, और साथ के साथ उसका मूल्यांकन कर लिया, साथ के साथ उसका आकलन कर लिया, बच्चों से क्वेश्चंस पूछ लिए या फिर कोई भी टेस्ट वगैरह ले लिया, तो पता चल गया कि बच्चों ने कितना सीखा कितना नहीं सीखा, यानी साथ के साथ आकलन हो जाना क्या कहलाता है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। इसके अंदर होम असाइनमेंट आ सकते हैं, क्लास टेस्ट, क्विज़, मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो बहुत बार हमें ऑप्शंस के नज़दीक भी जाना होता है कि ऑप्शन में अगर मंथली टेस्ट दिया गया है ज़्यादा नज़दीक तो मंथली पे जाएंगे, और मंथली से आगे अगर वीकली दिया हुआ है तो वीकली पे चले जाएंगे, और वीकली से आगे अगर डेली टेस्ट दिया गया है तो वो बेस्ट ऑप्शन होगा अगर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को ध्यान में रखा जाए तो। ठीक है, फिर है समेटिव इवैल्यूएशन यानी योगात्मक मूल्यांकन। ये कब होता है? एंड ऑफ द ईयर होता है। कब? एंड ऑफ द ईयर, जैसे कि हमारे फाइनल एग्जाम होते हैं,
हमारे फाइनल एग्जाम होते हैं, जैसे बीएड में होते हैं, किसी भी चीज़ में, बीए में होते हैं, बीएससी में होते हैं, क्या होते हैं हमारे फाइनल एग्जाम, तो वो होता है समेटिव इवेल्युएशन, यानी साल के अंत में क्या है, मूल्यांकन हो गया बच्चे का। ठीक है, इससे क्या है, बच्चे की स्कॉलस्टिक अचीवमेंट पता चल जाती है कि कितना बच्चे ने पूरी साल में अचीव किया है। ठीक है, तो ये हुआ समेटिव इवेल्युएशन। फिर सीसीए कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। कंटिन्यूअस इवेल्युएशन क्या होता है, यानी सतत जो मूल्यांकन होता रहता है, जो कंटिन्यूटी में होता रहता है। जैसे कि बच्चा कंटिन्यूटी में सीखता है, उसका साथ के साथ कंटिन्यूटी में मूल्यांकन होना क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस इवेल्युएशन। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होता है जब बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बात की जाए, यानी बच्चे का सर्वांगीण मूल्यांकन हो, सर्वांगीण विकास हो। ठीक है, उसके सारे एस्पेक्ट पे ध्यान दिया जाए। ठीक है, कॉग्निटिव पे भी, अफेक्टिव पे भी, साइकोमोटर पे भी। ठीक है, तो वो होता है कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अगर टोटल मिलाएं तो टोटल सीसीई का मतलब क्या होता है कि बच्चे की स्कॉलस्टिक, यानी बच्चे की स्कूल से रिलेटेड स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक अचीवमेंट देखना। को स्कॉलस्टिक यानी स्कूल से रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज हैं और स्कूल से बाहर जितनी भी गतिविधियां हैं वो सारी इसके अंदर आ जाती हैं ओवरऑल सीसीई के अंदर। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चंस बताइए इसी के बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प्स इन, यानी जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है यानी रचनात्मक जो आकलन है वो किस तरह से मदद करता है। ए ऑप्शन है प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव फीडबैक टू लर्नर्स टू इम्प्रूव, यानी बच्चों को क्या है, अच्छी क्वालिटेटिव फीडबैक देता है, अच्छा फीडबैक देता है सीखने के लिए। या फिर क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट वेयर लर्नर्स कैन कम्पीट विद ईच अदर, यानी इस तरह का एनवायरमेंट होता है कि बच्चे आपस में कम्पीट कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं कि मुझे तो इससे ज़्यादा ही नंबर लेके आने हैं। या फिर सी ऑप्शन है एंगेजिंग लर्नर्स इन मीनिंगफुल टास्क एंड प्रिपेयर देम फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यानी यहाँ तक तो अगर ऑप्शन होता तो बहुत अच्छा था कि बच्चों को क्या है, एंगेज करें, जोड़ें मीनिंगफुल टास्क में, फिर क्या है, फिर उन्हें प्रिपेयर करें कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एसएससी सीजीएल दिलवाएं उनसे। डी ऑप्शन है असेसिंग अ टीचर्स एफिशिएंसी इन टीचिंग, यानी टीचर की एफिशिएंसी देखना कि भाई टीचर की कितनी एफिशिएंसी है, टीचर कितना पढ़ा सकता है, कैसा पढ़ा सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्मेटिव के अंदर नहीं होता कि हम टीचर को आके या फिर बच्चे को ही आके बच्चे के मार्क्स के लिए तैयार करना, उसे कंपटीशन के लिए तैयार करना या फिर उसे आपस में कंपटीशन कराना, तो ये हमारे अच्छे ऑप्शन नहीं होते। ऐसे ऑप्शन से तो हमें दूर जाना है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक है कि बच्चों को क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब ही ये होता है कि टाइम टू टाइम फीडबैक देना, साथ के साथ फीडबैक देना और क्वालिटेटिव फीडबैक देना। ठीक है, जिससे कि बच्चे क्या है, इंप्रूव कर सके, उनके गैप फिल हो सके। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए द पर्पज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन लैंग्वेज लर्निंग इज टू, डायग्नोस्टिक टेस्ट का क्या पर्पज है भाषा को सीखने में। फिल द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट, कि बच्चों की क्या है, प्रोग्रेस रिपोर्ट फिल करें, कि रिजल्ट कार्ड बना दें। प्लान एंड प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर फॉर समेटिव असेसमेंट, कि साल के अंत के लिए क्वेश्चन पेपर प्लान करें, पूरा बनाएं उसे। नो द गैप्स इन लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग, कि बच्चे के गैप्स देखें कि बच्चा क्यों नहीं समझ पा रहा है। या फिर गिविंग फीडबैक टू द पेरेंट्स इन पीटीएम, यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो होगी उसमें बच्चों के फीडबैक देंगे, भाई तुम्हारा बच्चा तो नालायक है, बिल्कुल निखद है। ठीक है, तो ऐसे इस तरह के कॉम्प्लीमेंट दें पीटीएम में कि इसे ले जाओ बस कहीं और एडमिशन करा लेना इसका है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट का क्या मतलब होता है कि हम बच्चे के गैप्स चेक करें, हम बच्चे के गैप्स देखें कि बच्चा क्यों नहीं समझ पा रहा, क्यों गैप फिल नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो ये होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फिर थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने, साइंटिस्ट ने अपने अपने व्यूज रखे हैं, तो इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो मैंने 3-4 रखे हुए हैं ये। ठीक है, जीन पियाजे क्या कहते हैं, ये तो हर जगह मिलते हैं भाई। ये कहते हैं कि पहले बच्चे की थॉट आती है फिर उसकी लैंग्वेज आती है, यानी थॉट डिटरमाइन लैंग्वेज। ठीक है, यानी बच्चे का पहले थॉट आता है फिर उसकी लैंग्वेज आती है। क्या लैंग्वेज रिफ्लेक्ट थिंकिंग, यानी भाषा ही दर्शाती है बच्चे की सोच को। ठीक है, ऐसा पियाजे कहते हैं। ईगोसेंट्रिज्म की बात भी पियाजे करते हैं। अहम केंद्रिता, यानी बच्चा क्या है, अपना ही पर्सपेक्टिव सोचता है, ईगोसेंट्रिज्म।
ठीक है, बच्चा क्या है अपना ही पर्सपेक्टिव उसमें सोचता है, अहम केंद्रिता। लेव वाइगोत्स्की की बात करते हैं। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले बच्चे की क्या है, पहले बच्चे की लैंग्वेज आती है, फिर उसका थॉट आता है, यानी पहले बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होती है, ये उल्टा कहते हैं, फिर बच्चे की थॉट आती है, यानी पहले भाषा आती है फिर विचार आता है। ये क्या है, एक सोशल इंटरेक्शनिस्ट थे। लैंग्वेज एंड थॉट आर पैरेलल डिफरेंट टू ईच अदर टिल 2 years, यानी 2 साल तक क्या है लैंग्वेज पैरेलली चलती है फिर अलग हो जाती है, ठीक है, 2 साल के बाद क्या है एक साथ हो जाती है। इन्होंने स्पीच दिए 3 तरह के, प्राइवेट स्पीच, सोशल स्पीच एंड इनर स्पीच। देखो यहां से क्वेश्चन बनता है हर बार। प्राइवेट स्पीच होता है 7 साल से ऊपर का बच्चा जब अकेले में बैठ के बड़बड़ाता है, ठीक है, यानी बच्चा क्या है अकेले में बैठ के बोल रहा है कि मम्मी ने मुझे इतने रुपए दिए थे, कहाँ गए, पापा ने मुझे इतने रुपए दिए थे, खुद से ही बैठ के बोल रहा है, लेकिन बोल रहा है, बड़बड़ा रहा है। सोशल स्पीच क्या होती है, यानी बच्चा 2-3 साल का होता है, अपनी मम्मी से बोल रहा है, पापा से बोल रहा है, सभी के सामने जो बोलता है, ठीक है। फिर होती है साइलेंट इनर स्पीच, यानी नाम से ही पता चल रहा है साइलेंट इनर स्पीच, इनर यानी अंदर ही अंदर बोलता है, मन मन में ही, चुपचाप, बिल्कुल किसी को सुनाई नहीं देता, ठीक है। तो 3 तरह की स्पीच है, प्राइवेट स्पीच बड़बड़ाता है अकेले में बैठ के, सोशल स्पीच यानी सभी से बोलता है, मम्मी पापा बहन भाई सबसे बोल रहा है, साइलेंट इनर स्पीच यानी मन मन में बोल रहा है, जो किसी को सुनाई नहीं दे रही है, ठीक है, ऑडिबल नहीं है। फिर नोम चॉम्स्की के बारे में, नोम चॉम्स्की इंग्लिश में ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इंग्लिश पे ही बात की है सारी। ये क्या है, मॉडर्न लिंग्विस्टिक के फादर हैं भाई, इनके जनक है मॉडर्न लिंग्विस्टिक के। ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर थ्योरी भी इन्होंने दी है चॉम्स्की जी ने, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नोम चॉम्स्की चाइल्ड हैज द इनेट एबिलिटी टू लर्न द लैंग्वेज, यानी नोम चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चे के अंदर जन्मजात क्षमता होती है भाषा को सीखने की, जिसे इन्होंने LAD कहा है, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। फिर बाद में इन्होंने LAD को कहा है यूनिवर्सल ग्रामर। तो ये भी पूछ लेता है कि यूनिवर्सल ग्रामर किसने दी है, ठीक है। चिल्ड्रन हैव देन ओनली टू लर्न न्यू वोकेबलरी एंड अप्लाई द सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर, यानी ये कहते हैं बच्चा क्या है जन्मजात सीखता है भाषा को और अप्लाई करता है फिर, ठीक है। तो 3 चीजें याद रखनी है, मॉडर्न लिंग्विस्टिक के फादर है नोम चॉम्स्की, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर भी इन्होंने दी है, LAD की बात करते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और यूनिवर्सल ग्रामर की भी बात यही करते हैं, यानी इन्होंने LAD को बाद में यूनिवर्सल ग्रामर बोला है, ठीक है। फिर है BF स्किनर के बारे में। BF स्किनर के बारे में कुछ पॉइंट है कि BF स्किनर क्या कहते हैं कि ये बच्चे को देखते हैं खाली वेसल, खाली बर्तन के समान जिसमें कुछ नहीं होता, फिर उसमें लैंग्वेज हमें डालनी होती है, बच्चे के अंदर भाषा हमें पुट करनी पड़ती है, ठीक है। स्किनर देखते हैं कि लैंग्वेज जो एक्विजिशन है ये बच्चे का कोग्निटिव बिहेवियर है, कैसा है, संज्ञानात्मक व्यवहार है बच्चे का। ये बच्चा इसे रिपीटिशन से यानी दोहराव से या फिर पुनर्बलन से सीखता है, रीइंफोर्समेंट से सीखता है, और स्टिमुलस रेस्पॉन्स से सीखता है यानी उद्दीपन से सीखता है, ठीक है। तो ऐसा BF स्किनर कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 15। इन अ लैंग्वेज क्लासरूम अ टीचर इज आस्किंग स्टूडेंट टू इंटरेक्ट इन ग्रुप, यानी भाषा की कक्षा में टीचर क्या कहता है बच्चों से कि ग्रुप में इंटरेक्शन करो, एंड देन शेयर देयर पर्सनल रेस्पॉन्स टू द पोएम, यानी अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो एक दूसरे से, ठीक है। दिस टास्क प्रमोट सोशल इंटरेक्शन एज एडवोकेटेड बाय, जो ये सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक अंत्यक्रिया, जो सामाजिक अंत्यवाक कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, यानी सॉरी ये किसने दिया है, प्याजे ने, स्किनर ने, लेव वाइगोत्स्की ने, चॉम्स्की ने। इसे तो आप ऐसे चुटकियों में बता दोगे भाई। सोशल इंटरेक्शन की बात कौन करते हैं, लेव वाइगोत्स्की करते हैं। जहां सोसाइटी आ जाए ना, सोसाइटी या फिर सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक अंत्यक्रिया, ठीक है। लैंग्वेज की बात आ जाए, लैंग्वेज को इन्होंने टूल बताया है। कल्चर की बात आ जाए यानी संस्कृति की बात आ जाए, वहां पे क्या है वाइगोत्स्की की तरफ हमें जाना होता है। बाकी और क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन इन चीजों की जो बात है इनकी बात वाइगोत्स्की करते हैं, ठीक है। तो C ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द लिंग्विस्ट नोम चॉम्स्की मेंटेन्स दैट एवरी चाइल्ड हैज एन इनेट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसे LAD बोलते हैं। ही सी यूजेस फॉर, इन्होंने किसके लिए इसे यूज किया है, यानी नोम चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चे के अंदर जन्मजात क्षमता होती है लैंग्वेज को सीखने की, जिसे इन्होंने LAD कहा है। तो ये किसके लिए यूज करते हैं इसे, फिनिम्स के लिए। तो फिनिम्स तो क्या है, साउंड की यूनिट होती है।
यूनिवर्सल ग्रामर के लिए या कॉम्प्लेक्स वर्ड्स के लिए या फिर सिमेंटिक्स के लिए? तो बताइए क्या होता है। तो भाई यूनिवर्सल ग्रामर ही तो इन्होंने बोला है एलईडी को बाद में, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, आ रहा है ना समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हु स्ट्रांगली मेंटेन्स दैट लैंग्वेज इज लर्न बाय इमिटेशन ऑफ स्टिमुली एंड रीइंफोर्समेंट करेक्ट रेस्पॉन्सेज? यानी कौन कहता है कि लैंग्वेज उद्दीपन पुनर्बलन से आती है, उद्दीपन से आती है? तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? अल्बर्ट बांडुरा कहते हैं, या फिर कुर्ट लेविन कहते हैं, या फिर टोलमैन कहते हैं, या फिर बीएफ स्किनर कहते हैं? तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा है बीएफ स्किनर कहते हैं ऐसा। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव जेनरेटिव ग्रामर वाज गिवन बाय, भाई किसने दिया ट्रांसफॉर्मेटिव जेनरेटिव ग्रामर? फर्डिनेंड सैसूरे ने, ब्रूनर ने, नोम चॉम्स्की ने, या फिर पियाजे ने? बताइए किसने दिया है। तो ट्रांसफॉर्मेटिव जेनरेटिव ग्रामर की बात भी नोम चॉम्स्की ही करते हैं, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। कंप्यूटर जी लॉक कर दिया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, व्हेन अ चाइल्ड रेगुलेट्स हिज और हर ओन एक्शंस विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज, भाई जब बच्चा अपने ही एक्शंस को गाइड करता है तो उसे क्या कहते हैं? भाई अगर क्वेश्चन यहाँ तक होता है तो इसे प्राइवेट स्पीच बोल सकते हैं, लेकिन इन्होंने आगे क्या कहा है? बट दैट लैंग्वेज इज नॉट ऑडिबल, यानी वो भाषा सुनाई नहीं दे रही है, चुपचाप बोल रहा है वो। तो इसके अंदर क्या इन्वॉल्व है? इनर स्पीच, या फिर प्राइवेट स्पीच, या फिर सोशल स्पीच, या फिर ईगोसेंट्रिक स्पीच? तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। ईगोसेंट्रिक स्पीच की तो बात पियाजे करते हैं। ठीक है, सोशल स्पीच यानी बच्चा क्या है 2-3 साल का होता है, अपनी मम्मी से बोल रहा है, पापा से बोल रहा है, सोशली बोल रहा है। ठीक है, प्राइवेट स्पीच यानी बड़बड़ा रहा है बच्चा, यानी बोल तो रहा है अकेले में बोल रहा है लेकिन। ठीक है, इसका ऑप्शन है ए साइलेंट इनर स्पीच, यानी इसमें क्या है बच्चे की आवाज ऑडिबल नहीं है, यानी सुन नहीं सकते, मन मन में बोल रहा है। भाई मन मन में पता नहीं क्या बोल रहा होगा, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, फिर है टीचिंग ऑफ ग्रामर, ग्रामर को कैसे पढ़ाना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है टीचिंग ऑफ रूल्स एट द इनिशियल स्टेज, यानी शुरुआती टाइम पे क्या करना चाहिए? बच्चे को ज़्यादा लैंग्वेज लर्निंग ना कराएं, उस पर थोपे ना कि भाई आ किताब खोल और रूल्स पढ़ने शुरू कर दे, तो ऐसा नहीं करना है। हमें बच्चे को स्टार्टिंग में बहुत पोलाइटली लेना है। और कैसे ग्रामर पढ़ानी है? ग्रामर तो चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, हम ग्रामर कैसे पढ़ानी है? मूव फ्रॉम मीनिंग टू फॉर्म, यानी अर्थ से फॉर्म की तरफ, रूल्स की तरफ बाद में जाना है, पहले उसे यूज करना है, पहले उसे बताना है। मीनिंग का मतलब ये नहीं है कि वर्ड का मीनिंग बता दिया फिर वर्ड बताया। मीनिंग का मतलब है कि यूज कैसे करें, अपनी डेली लाइफ में जो यूज कर रहे हैं उससे लेके जाएं आगे तक। ठीक है, मीनिंग से फॉर्म तक लेके जाएं। द गोल ऑफ ग्रामर इंस्ट्रक्शन इज टू एनेबल स्टूडेंट टू कैरी आउट देयर कम्युनिकेशन पर्पज, यानी ग्रामर पढ़ाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि बच्चा क्या है कम्युनिकेशन में यूज कर सके, अपनी डेली लाइफ में यूज कर सके। और वो हम यूज करते नहीं है। इंग्लिश हम इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम इंग्लिश यूज थोड़ी ना करते हैं, बहुत कम, रेयरली 1-2 वर्ड, है ना। तो इसे क्या, फिर आगे चलते हैं। यूज द एग्जाम्पल्स एज टीचिंग टूल्स, यानी एग्जाम्पल्स को क्या है टीचिंग टूल्स की तरह यूज करें। बच्चों को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दें, उन्हें ही एक साधन की तरह यूज करें। अगर कंट्रोल्ड तरीके से बच्चों को पढ़ाना है तो गैप फिलिंग एक्सरसाइज करा सकते हैं, गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइज बच्चों को करा सकते हैं। ठीक है, ग्रामर कैसे पढ़ानी है? ग्रामर शुड बी टीच इन द कंटेक्स्ट, यानी संदर्भ में पढ़ानी है। टू कनेक्ट ग्रामर पॉइंट विद रियल लाइफ कंटेक्स्ट, यानी बच्चे की क्या है रियल लाइफ से पढ़ानी है, जोड़ के, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ के पढ़ानी है। कि घर पे दूध पी रहे हो तो उसे क्या बोलते हैं, पानी पी रहे हो तो उसे क्या बोलते हैं, डांस कर रहे हो मतलब नाच रहे हो तो उसे क्या बोलते हैं, खा रहे हो तो उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चे की रियल लाइफ से रिलेट करें, इस तरह के एग्जाम्पल दें, उसे संदर्भ में एग्जाम्पल दें। ठीक है, यानी जो उसके एनवायरमेंट से रिलेटेड हो। ठीक है, टीचिंग ऑफ ग्रामर इन कंटेक्स्ट, यानी संदर्भ में पढ़ाएं ग्रामर को। एक्यूरेसी इन लैंग्वेज यूज कैन बी अचीव्ड थ्रू इंटीग्रेटिंग नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर्स विद यूज एंड मीनिंग, यानी
कैसे लैंग्वेज कैसे अचीव होगी, जब इंटरेक्शन होगा, उसे यूज करेंगे, उसके मीनिंग को यूज करेंगे, यानी डेली लाइफ में जितना ज़्यादा हम लैंग्वेज को यूज करेंगे उतना ही ज़्यादा हम सीखेंगे। ठीक है, फिर है फॉर्मल ग्रामर और पर्सपेक्टिव ग्रामर। फॉर्मल ग्रामर क्या होती है? ये एक ट्रेडिशनल ओल्ड ग्रामर है, यानी पहले टाइम की ग्रामर है, इसे फॉर्मल ग्रामर भी बोलते हैं और पर्सपेक्टिव ग्रामर भी बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, ओनली रूल्स एंड फॉर्म्स फॉर देयर ओन सेक आर टॉट, यानी टीचर क्या करता था इस टाइम, मतलब इस मेथड में टीचर क्या करता है या फिर करता होगा क्या करता है टीचर, रूल्स और फॉर्म्स जो पढ़ाते हैं अपने मतलब के लिए, चाहे बच्चे की वो रियल लाइफ में यूज हो चाहे ना हो। देखो होता तो ऐसा ही, आज भी ऐसा ही है। किसी भी स्कूल में चले जाओ, टीचर क्या करेगा, बोर्ड पे आएगा, रूल लिखेगा, बनाओ सेंटेंस, पूरा पैसेज बनाओ, ऐसी तो होता है। तो इसमें क्या है, लेकिन है ये ओल्ड ग्रामर मेथड है, ट्रेडिशनल पुराने जमाने का मेथड है। इसमें क्या है, रूल्स और फॉर्म्स टीचर पढ़ाता है लेकिन अपने शेक के लिए, अपने फायदे के लिए, लेकिन बच्चे की लाइफ में वो कहीं यूज नहीं होता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं फॉर्मल ग्रामर और पर्सपेक्टिव ग्रामर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रामर। इसे हैलिडे ने दिया है 1995 में। इट लुक्स एट लैंग्वेज इन कंटेक्स्ट विद रियल लाइफ सिचुएशन, यानी इसमें क्या है, भाषा को कंटेक्स्ट यानी संदर्भ में सिखाया जाता है और रियल लाइफ सिचुएशन देके, रियल लाइफ सिचुएशन में। ठीक है, इट इज अटेंशन टू द वे लैंग्वेज इज एक्चुअली यूज्ड इन कम्युनिकेटिव कंटेक्स्ट, यानी इस पे किस पे ध्यान दिया जाता है ज़्यादा, कि लैंग्वेज को एक्चुअली यूज करें कम्युनिकेशन में। ठीक है, फोकस ऑन द एक्चुअल फंक्शन ऑफ वर्ड्स एंड वर्ड पैटर्न, यानी ज़्यादा जो फोकस दिया जाता है, जो जोर दिया जाता है, वो शब्दों पे दिया जाता है कि शब्द कैसे फंक्शन करते हैं, क्या उनका पैटर्न है, कैसे उन्हें यूज़ करना है, कैसे उन्हें कम्युनिकेशन में यूज़ करना है, संदर्भ में कैसे यूज़ करना है, रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे यूज़ करना है। ठीक है, इट हेल्प्स द लर्नर टू डेराइव मीनिंग फ्रॉम टेक्स्ट, यानी इसमें ये बच्चे की मदद करता है मीनिंग, मतलब टेक्स्ट से मीनिंग निकालने में। मीनिंग मतलब पहले यूज करे बच्चा, फिर उसके बाद फॉर्म पे लेके जाए उसे। ठीक है, तो ये हुआ फंक्शनल ग्रामर। फिर कुछ मेथड्स हैं ग्रामर पढ़ाने के, ट्रेडिशनल मेथड। इसमें क्या है, कोई भी आइटम जो पढ़ाया जाता है वो ग्रामर की बुक से पढ़ाया जाता है। इसका जो मेन प्रोसेस होता है, यानी बच्चे को क्या है, रूल बता दिए कि अब इसके बेस पे एग्जाम्पल कर लो। ठीक है, कि जैसे मैथ में बताते हैं फॉर्मूला बता दिया और आगे क्वेश्चन कर लो, तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, रूल बता दिए फिर उसके बाद एग्जाम्पल। इट एम्फेसिस ऑन रोट लर्निंग ऑफ रूल्स एंड डेफिनेशन, यानी किस पे फोकस होता है इसमें, रूल्स को याद करने में, डेफिनेशंस को याद करने में। तो इस मेथड को बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, फिर हैं कुछ स्ट्रेटेजीज ऑफ लर्निंग ग्रामर, इनसे भी क्वेश्चन आता है, आया हुआ है एक बार। डिक्लेरेटिव नॉलेज और प्रोसीजरल नॉलेज, यानी दो स्ट्रेटेजी हैं ग्रामर को पढ़ाने की। डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या है, डिक्लेरेटिव नॉलेज इज नॉलेज अबाउट समथिंग, यानी किसी भी चीज का ज्ञान लेना। एनेबल स्टूडेंट टू डिस्क्राइब अ रूल ऑफ ग्रामर एंड अप्लाई इन पैटर्न प्रैक्टिस एंड ड्रिल्स, यानी बच्चों को क्या है, रूल सिखाएं, ग्रामर के रूल्स बताएं कि वो अप्लाई कर सकें, प्रैक्टिस करती बार, पैटर्न में अप्लाई करें, ड्रिल्स में यानी याद करें, रटे, कुछ भी करें। ठीक है, रटे मतलब एक तरह से प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो ये होता है डिक्लेरेटिव नॉलेज, यानी जो नॉलेज है, जो रूल्स की नॉलेज है, जो ग्रामर की नॉलेज है, उसे अप्लाई करें, पैटर्न में प्रैक्टिस करें, उसे रटें। प्रोसीजर नॉलेज क्या होती है, इज नॉलेज ऑफ हाउ टू डू समथिंग, यानी कोई भी नॉलेज हो, कुछ भी कैसे किया जाए। प्रोसीजरल नॉलेज एनेबल्स अ स्टूडेंट टू अप्लाई अ रूल ऑफ ग्रामर इन कम्युनिकेशन, ये क्या होता है कि जो रूल्स सीखे हैं ग्रामर के उसे कम्युनिकेशन में कैसे यूज करें, कम्युनिकेशन में यूज करें। तो ये होता है प्रोसीजर नॉलेज, यानी इसमें क्या है, कम्युनिकेशन में यूज हो रहे हैं ग्रामर के रूल। और डिक्लेरेटिव नॉलेज में क्या है, प्रैक्टिस की जा रही है, पैटर्न्स की प्रैक्टिस की जा रही है, ड्रिल्स की जा रही है। ठीक है, तो ये है डिक्लेरेटिव नॉलेज एंड प्रोसीजरल नॉलेज। क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रैक्टिस ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स इन अ कंट्रोल्ड मैनर कैन बी डन बाय, यानी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की क्या है, कंट्रोल्ड मैनर में जो हम ग्रामर के स्ट्रक्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन, करेक्टिंग रॉन्ग एज सेंटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय लर्नर, कि जो उन्हें करेक्ट कर रहे हैं जो बच्चों ने गलत कर दिए हैं सेंटेंस। गैप फिलिंग एक्सरसाइज करा रहे हैं हम बच्चों को। राइटिंग पैराग्राफ्स एंड एसेज, पैराग्राफ लिखवा रहे हैं और एसे करा रहे हैं। या फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन होगा।
तो हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को गैप फिलिंग एक्सरसाइज करा रहे हैं, यानी अगर कंट्रोल्ड तरीके से हम ग्रामर सिखा रहे हैं तो मतलब है कि बच्चों को गैप फिलिंग एक्सरसाइज कराई जा रही है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर ऑफ क्लास 5th इज प्लानिंग टू टीच ग्रामर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइट बी अ गुड स्ट्रेटेजी फॉर टीचिंग ग्रामर। यानी क्लास 5 की जो शिक्षिका है या शिक्षक है वो बच्चों को ग्रामर पढ़ाने की प्लानिंग कर रही है, तो इसमें से कौन सी एक अच्छी स्ट्रेटेजी होगी। ए ऑप्शन है गिविंग द प्रैक्टिस ऑफ ग्रामर इन कंटेक्स्ट एज स्ट्रेटेजी, यानी बच्चे को क्या है प्रैक्टिस संदर्भ में कराएं। या फिर बी ऑप्शन है आस्किंग स्टूडेंट्स टू केयरफुली नोट डाउन द रूल्स एंड फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, यानी ब्लैक बोर्ड से बच्चा क्या है रूल्स जितने भी उसके रूल है उन्हें कॉपी कर ले, नोट डाउन कर ले। या फिर सी ऑप्शन है गिविंग क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ द रूल्स विद एग्जाम्पल, यानी रूल्स के एग्जाम्पल्स के साथ उन्हें क्लियरली एक्सप्लेन करें, समझाए बच्चों को कि ये रूल होते हैं, ये इसके एग्जाम्पल है। या फिर आस्किंग स्टूडेंट टू ड्रिल वर्क ओनली टू लर्न रूल्स, यानी बच्चा क्या करे प्रैक्टिस करे रूल्स को याद करने के लिए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन अच्छा होगा। तो हमें क्या है ड्रिल वर्क भी नहीं कराना है, लर्न नहीं कराने हैं, रूल्स याद नहीं कराने हैं। ठीक है, ना ही हमें पहले रूल्स याद कराने हैं फिर उसके एग्जाम्पल देने हैं, एक्सप्लेनेशन भी नहीं करनी है। ठीक है, और ना ये ऑप्शन तो सबसे गंदा है कि भाई ब्लैक बोर्ड से उठा के उतार लो, तो ये तो गलत है। ए ऑप्शन हमारे ठीक है कि अगर हम उन्हें प्रैक्टिस कराएंगे तो कैसे कराएंगे, कंटेक्स्ट में कराएंगे यानी संदर्भ में कराएंगे। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेडागोजिकल ग्रामर मीन्स दैट, यानी इस वर्ड का क्या मतलब है, अभी हमने पीछे पढ़ा है। ए ऑप्शन है बिगिन फ्रॉम फॉर्म एंड मूव ऑन टू, यानी पहले फॉर्म पे आए, रूल्स पे आए, फिर उसके बाद आगे मूव करें। टीचिंग थ्रू इमर्शन, इमर्शन करके पढ़ाएं। ऑल ग्रामर टीचिंग शुड बी रूल फोकस्ड, जितनी भी ग्रामर पढ़ा रहे हैं वो सारी रूल पे फोकस होनी चाहिए। या फिर टीचिंग ग्रामर इन कंटेक्स्ट, यानी जो ग्रामर पढ़ा रहे हैं वो संदर्भ में होनी चाहिए। तो यही ऑप्शन सबसे बेस्ट है। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, पेडागोजिकल ग्रामर का मतलब होता है जो भी ग्रामर हम पढ़ा रहे हैं उसे संदर्भ में पढ़ाएं। अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्लेरेटिव नॉलेज इन लर्निंग ग्रामर रिफर्स टू, इसी वर्ड को बताइए, अभी पीछे पढ़ के आए हैं। ए ऑप्शन है नोइंग द आइडियाज एंड कंसेप्ट इन लर्निंग, यानी आइडियाज के लिए पढ़ें। आइडियाज ये क्या रेफर करता है कि आइडियाज जाने और कंसेप्ट जाने जो हमने सीखे हैं। नोइंग टू यूज अ डिक्शनरी, की डिक्शनरी में कैसे यूज करें ग्रामर को। नोइंग द रूल्स ऑफ अ ग्रामेटिकल आइटम, कि ग्रामर के जो आइटम्स हैं रूल्स को जाने। या फिर नोइंग हाउ टू डू ग्रामेटिकल आइटम, कि ये जाने कि ग्रामेटिकल आइटम कैसे करने हैं। तो भाई हम क्या पढ़ के आए हैं कि रूल्स को जाने और उन्हें क्या है प्रैक्टिस करें, ड्रिल करें, अप्लाई करें। ठीक है, तो ये हुई डिक्लेरेटिव नॉलेज। ठीक है, फिर है पेडागोजिकल ग्रामर इज, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, 2 बार नहीं, ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हो चुका है। पेडागोजिकल ग्रामर का मतलब क्या होता है, ग्रामर फॉर टीचर्स, की टीचर्स के लिए ग्रामर। बी ऑप्शन है ग्रामर इन कंटेक्स्ट टू कनेक्ट ग्रामर पॉइंट्स विद रियल लाइफ कंटेक्स्ट, कि क्या है रियल लाइफ से कनेक्ट करें, रियल लाइफ संदर्भ से पढ़ाएं। या फिर ग्रामर विद फॉर्मल रूल्स टू बी अप्लाइड व्हाइल राइटिंग, कि फॉर्मल रूल्स कराएं और अप्लाई कराएं उन्हें लिखने में। या फिर ग्रामर ऑफ पेडागोजी, तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो यही ऑप्शन सबसे अच्छा है कि ग्रामर इन कंटेक्स्ट यानी संदर्भ में हो ग्रामर, और कनेक्ट करें रियल लाइफ से यानी संदर्भ से कनेक्ट करें। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब कुछ टर्म्स आ गए हैं इंग्लिश के, इनसे भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एक क्वेश्चन भी आता है, 2 भी आ जाते हैं। मोर्फोलॉजी बिल्कुल डिटेल में हमने ये पहले किए हुए हैं, थोड़ा सा अगर फास्ट भी हो जाए तो ज़्यादा परेशान नहीं होना। जो भी वर्ड्स आपका छूट जाए या तो रिपीट करके देख लेना, या फिर जो मैंने वीडियोस कराई हैं उनमें से देख लेना। ठीक है, छोटी छोटी सी वीडियोस कराई हैं आपका, वहाँ से भी कंप्लीट हो जाएगा। मोर्फोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड, यानी शब्द की आंतरिक संरचना पढ़ना, वो कहलाती है मोर्फोलॉजी। ठीक है, मोर्फीम, मोर्फीम क्या होता है, स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट ऑफ अ वर्ड, स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट ऑफ अ वर्ड। ठीक है, शब्द की क्या है ग्रामेटिकल यूनिट पढ़ना। फिनीम क्या होता है, साउंड की इकाई, ध्वनि की छोटी सी इकाई, ध्वनि की इकाई। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, यानी ध्वनि की छोटी इकाई, जैसे कि फे, चेथ है।
टोटल जो फिनीम होती हैं वो 44 होती हैं। वोवेल साउंड है 20, वैसे तो वोवेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। इन 5 से कितनी साउंड निकलती हैं? 20 साउंड निकलती हैं। 20 वोवेल साउंड है, 20 वोवेल साउंड्स हैं, ठीक है। और कितने बचे? 21 कॉन्सोनेंट है। 21 कॉन्सोनेंट से कितनी साउंड निकलती हैं? 21 कॉन्सोनेंट साउंड से 24 कॉन्सोनेंट साउंड बनती हैं, ठीक है। 24 कॉन्सोनेंट साउंड इससे बनती हैं, ठीक है। तो ये कुछ बात हुई फिनीम की। फिर है सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है? सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इन अ लैंग्वेज। किसी भी भाषा में कोई भी सेंटेंस है उसे एक स्ट्रक्चर्ड वे में करना, एक तरीके से करना, क्या कहलाता है? सिंटैक्स। जैसे कि कोई भी सेंटेंस है, आई एम ए बॉय, आई एम अ बॉय, यानी इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। एम क्या है? वर्ब है। बॉय क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से करना सेंटेंस को क्या कहलाता है? सिंटैक्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्य विन्यास। क्वेश्चन आया हुआ है इससे। सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स क्या होता है? सिमेंटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड्स की स्टडी करना और उसके मीनिंग की, ठीक है। मीनिंग की किसी भी लैंग्वेज में, जैसे कि माई अंकल हैज एक्सपायर्ड, तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? इस वर्ड की स्टडी और इसका मीनिंग क्या निकलता है कि मेरे अंकल, मतलब ये सेंटेंस है कि एक्सपायर हो चुके हैं, यानी एक्सपायर, उनकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है, डेट निकल गई। एक्सपायर तो दवाइयाँ होती हैं, तो इसका मीनिंग ठीक नहीं बैठ रहा है, तो इसमें लिख सकता है अंकल हैज़ पास्ड अवे, ठीक है। तो ये फिर उसका सही मीनिंग निकलेगा। तो ये क्या होता है? स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग, क्या कहलाता है? सिमेंटिक्स। फिर है रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है? लैंग्वेज यूज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ यानी कुछ लोगों के द्वारा जो लैंग्वेज यूज की जाती है और उनका वर्क भी सिमिलर होता है, इंटरेस्ट भी सिमिलर होता है, जैसे कि डॉक्टर्स। अब डॉक्टर्स कैसी लैंग्वेज यूज करते हैं? जैसे क्रॉस, क्या लिखना है? पैरासीटामोल लिखना है तो ऐसे लिखेंगे ऐसे लिखते हैं ना, तो ये क्या है? रजिस्टर, इसे बोलते हैं रजिस्टर, ठीक है। फिर है कोलोकेशन। कोलोकेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स दैट आर ऑलमोस्ट पुट टुगेदर टू क्रिएट अ स्पेसिफिक मीनिंग, यानी 2 वर्ड्स को एक साथ एक जगह रखना और उसका क्या है? एक मीनिंग निकले, एक स्पेसिफिक मीनिंग निकले। जैसे कि हम बाहर खाना खाने जाते हैं, हम 4 से 5 आइटम खाते हैं, तो देखो फास्ट क्या होता है? तेज। फूड होता है खाना, तो तेज खाना थोड़ी होता है। फास्ट फूड यानी बाहर का जो स्पाइसी हम फूड खाते हैं, ठीक है। पावरफुल इंजन, पावरफुल जानदार होता है, इंजन इंजन होता है, तो क्या है? पावरफुल इंजन। इसे पूरा वर्ड यूज करेंगे इंजन के लिए, अच्छा इंजन है तो इसे बोलेंगे पावरफुल इंजन, है ना। आगे चलते हैं। फिर है साइट वर्ड। साइट वर्ड क्या होता है? जैसे हम एक ही नज़र में पहचान जाएं, एक ही नज़र में देख के एनालाइज कर लें, एक ही नज़र में आइडेंटिफाई कर लें। जैसे कि हम अपने डेली लाइफ में कोई भी नॉर्मल से वर्ड जो यूज़ करते हैं, जैसे कि गुड, अच्छा, आवर, घंटे, लाइट, बेटर, बेस्ट, कुछ भी, ठीक है। फिर है लेक्सिकल वर्ड। लेक्सिकल वर्ड क्या होते हैं? जिनका अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है, जैसे कि स्टूडेंट्स, टीचर, ठीक है। तो ये होते हैं लेक्सिकल वर्ड। फिर है होमोग्राफ। होमोग्राफ क्या होता है? वर्ड्स दैट हैव सेम स्पेलिंग, जिनकी सेम स्पेलिंग हो लेकिन उनका मीनिंग अलग हो, जैसे कि लीड मेटल होता है यानी धातु होता है और वही सेम स्पेलिंग है। लीड क्या होता है? डायरेक्शन देना, किसी को रास्ता बताना, ठीक है। बार्क क्या होता है? कुत्ता भौंकना, भाई बार्क कुत्ता भौंकता है। बार्क और दूसरा बार्क है किसी भी पेड़ की छाल या आउटर कवरिंग, ठीक है। तो ये होता है होमोग्राफ, जिसमें स्पेलिंग सेम है, मीनिंग अलग है। आगे चलते हैं। फिर है होमोनिम। होमोनिम क्या आता है? वर्ड्स हैव सेम साउंड बट सेम और डिफरेंट स्पेलिंग, यानी क्या है? वर्ड्स की साउंड सेम है लेकिन उसकी स्पेलिंग सेम भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। और मीनिंग क्या है? मीनिंग डिफरेंट है, जैसे सी साउंड बिल्कुल सेम आ रही है, लीड, ठीक है, सेम साउंड आ रही है लेकिन मीनिंग अलग है, स्पेलिंग भी अलग है। बहुत बार स्पेलिंग सेम भी हो जाती है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं होमोनिम। फिर है पैलिंड्रोम। लैपटॉप चार्जिंग पे लगा लेती हूँ, डाउन हो गया। फिर है पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या होता है? वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड द सेम बैकवर्ड आर नोन एज पैलिंड्रोम, यानी उल्टा लगाओ वर्ड को, सीधा रखो तो क्या? पुप। अब PUPP है, इसे पीछे से लिख लो तो भी PUP होगा, आगे से लिख लो तो भी। मोम है,
तो इसे ऐसे लिख लो तब भी मोम, इधर लिख लोगे तो भी मोम, ठीक है, यानी कैसे भी लिखो सेम लिखा जाता है, ठीक है। डिड, डैड, वाओ, नून, इसी तरह के बहुत सारे वर्ड हैं, आप लोग भी बताइए कमेंट सेक्शन में। इसे बोलते हैं पैलिंड्रोम। फिर है एब्रीविएशंस। एब्रीविएशन क्या होता है? शॉर्टनिंग कर देना किसी भी फ्रेज की या वर्ड की और नए वर्ड बनाने के लिए। जैसे कि ये स्पेशली इन वर्ड्स के लिए, जैसे कि बीए, कोई कहता है कि मैं बैचलर ऑफ आर्ट कर रहा हूँ, बीएड कोई कर रहा हो तो ऐसे बोलेगा कि मैं बैचलर ऑफ एजुकेशन कर रहा हूँ, नहीं बोलता ना, क्या बोलते हैं कि भैया मैं तो बीएड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं तो एमएड कर रहा हूँ। कोई कहता है कि मैं मास्टर ऑफ एजुकेशन कर रहा हूँ, सिंपली अगर कोई ज़्यादा ही वो होगा तो ऐसे बोल सकता है कि मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, है ना। एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स, कांट, कैन नॉट, मिस्टर, मिस्टर कोई पूरा लिखता है, एमआर लिखते हैं, डॉक्टर को डीआर लिखते हैं, मिस, ठीक है। तो ये क्या होती है? एब्रीविएशंस। फिर है एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स क्या होते हैं? फॉर्म फ्रॉम द इनिशियल साउंड लेटर्स प्रोनाउंस्ड एज अ न्यू वर्ड, यानी बनते कैसे हैं? शब्द की जो भी फुल फॉर्म होती है उसके इनिशियल वर्ड से, शुरुआत का जो वर्ड होता है उससे बनते हैं, ठीक है। और इनका अपना एक अलग वर्ड होता है, न्यू वर्ड बन जाता है। जैसे कि सार्क है, देखने में ऐसा लगता है जैसे पूरा वर्ड है सार्क, लेकिन इसकी फुल फॉर्म कितनी बड़ी है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। जैसे कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। रडार है, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, ठीक है, यानी न्यू वर्ड भी लग रहा है और क्या है? इनिशियल वर्ड से मिलके बना है, एक्रोनिम बोलते हैं, ठीक है। फिर है क्लिपिंग। क्लिपिंग क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, क्लिप, छोटा कर देना। रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ एन एग्जिस्टिंग वर्ड, यानी किसी भी वर्ड एग्जिस्टिंग जो पहले से पूरा वर्ड है उसे क्लिप कर देना, छोटा कर देना। जैसे कि प्रोफेसर को क्या कर दिया? प्रोफ। प्रोफ इसे बोलता नहीं है, लिखते हैं सब। लेबोरेटरी को लैब तो बोलते हैं सब, है ना। लेबोरेटरी को क्या बोलते हैं? लैब, ठीक है। तो ये क्या कर दी? क्लिपिंग। कोई कहता है कि मैं लेबोरेटरी जा रहा हूँ, सब कहते हैं लैब में जा रहे हैं, है ना। तो ये होता है क्लिपिंग। फिर है कोलोक्वियलिज्म। कोलोक्वियलिज्म क्या होता है? वर्ड एंड फ्रेज यूज्ड इन इनफॉर्मल लैंग्वेज। इनफॉर्मल यानी जो हमारी कन्वर्सेशन की सिंपल भाषा, देसी भाषा, कन्वर्सेशनल लैंग्वेज। एग्जाम्पल क्या है? रेनिंग कैट एंड डॉग। अब अगर इसका वर्ड पूरे का मीनिंग देखें तो रेनिंग होती है बारिश, कैट होती है बिल्ली, डॉग होता है कुत्ता। और पूरे का मतलब देखें तो क्या होता है? मूसलाधार बारिश या तेज बारिश, ठीक है। तो जो भी वर्ड्स एंड फ्रेज यूज किए गए हैं कन्वर्सेशन के लिए उसे बोलते हैं क्या? कोलोक्वियलिज्म, ठीक है। जैसे कि किड है, किड किसके लिए यूज होता है? गोट के बच्चे के लिए। और हम किड क्या सिंपल नॉर्मल बच्चे के लिए भी करते हैं, है ना। तो इसे बोलते हैं कोलोक्वियलिज्म। फिर है स्लैंग। स्लैंग क्या होता है? इनफॉर्मल लेक्सिकल आइटम्स यूज्ड बाय अ स्पेसिफिक सोशल ग्रुप। किसी भी सामाजिक ग्रुप को जो नाम दिया जाए, जैसे लड़कियों का ग्रुप हो तो उसे क्या बोलते हैं? टीनेजर। फौजियों का ग्रुप हो तो उसे बोलते हैं सोल्जर्स। कैदियों का ग्रुप हो तो क्या बोलेंगे? प्रिजनर्स। तो इसे क्या बोलते हैं? स्लैंग, ठीक है। पूछ सकता है 1 नंबर में क्वेश्चन आता है हर बार। फिर है जैरगन। जैरगन क्या होता है? लैंग्वेज यूज्ड बाय अ पीपल हु वर्क इन अ पार्टिकुलर एरिया और हु हैव अ कॉमन इंटरेस्ट, यानी एक जगह जैसे कोई स्टाफ काम करता है, जैसे कि टीचिंग स्टाफ होता है पूरा, उसमें भाई हेड मास्टर भी होता है, प्रिंसिपल भी होता है, टीचर भी होता है, ठीक है। इसी तरह से मेडिकल का स्टाफ होता है, उसी में भी हर कोई एम्प्लॉय होता है, यानी एक ही इंटरेस्ट है और एक ही एरिया है, तो इसे बोलते हैं जैरगन, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर एक कंट्रास्टिव पेयर्स या मिनिमल पेयर्स। कंट्रास्टिव पेयर क्या होते हैं? दीज आर डिफरेंट इन स्पेलिंग्स, यानी स्पेलिंग इनकी अलग होती है और मीनिंग भी इनका अलग होता है, लेकिन देखने में जो इनकी साउंड है वो थोड़ी सी सिमिलर लगती है, ठीक है। दीज आर यूज टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, जैसे कि पिन, पेन, सिप, जिप, मिस, मैस, थोड़ी सी सिमिलर सी साउंड लग रही है, तो इसे बोलते हैं कंट्रास्टिव पेयर या मिनिमल पेयर, ठीक है। फिर है बोरोइंग। बोरोइंग क्या होता है? वैसे तो उधार लेना होता है, तो उधार ही लिया हुआ है एक तरह से, समझते हैं क्या है। बोरोइंग क्या है? एक वर्ड फॉर्मेशन है, यानी जो वर्ड दूसरी कंट्री से या कहीं से भी जो हम सिंपली यूज करते हैं वो क्या है? बोरोड वर्ड होते हैं, कहीं ना कहीं से लिए हुए होते हैं, ठीक है। हर वर्ड हमारे यहाँ का तो नहीं होता। जैसे कि कोई भी इंग्लिश वर्ड है, जैसे कि अलजेब्रा, अरेबिक भाषा से लिया गया, यूज कितना करते हैं मैथ में, है ना। चाउमीन, चाउमीन तो यूज भी करते हैं, खाते भी हैं, और ये वर्ड कहाँ से आया है? चाइनीज से, चाइनीज से यानी चाइना से। मर्डर जो वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड है।
पिज्जा हम कितना यूज करते हैं, ये इटालियन वर्ड है, तो ये क्या किए गए हैं, बोरो किए गए हैं वर्ड, ठीक है। इन्हें लोन वर्ड्स भी कहते हैं, यानी लोन चल रहा है इन शब्दों पे, उधार ले रखे हैं ये, है ना। यो यो हनी सिंह, यो वर्ड जो है ये टैंगलोंग से लिया गया है, ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं बोरोइंग। आगे चलते हैं, फिर है क्लीचे। क्लीचे क्या होता है, किसी भी वर्ड का ज़्यादा यूज हो जाना, वो क्लीचे हो जाता है, ठीक है। जैसे कि ओवर यूज हो जाना किसी भी फ्रेज का और उसका असली मीनिंग खत्म हो जाना, उसका कोई इफेक्ट ना बचे। जैसे कि गॉड, पूरे दिन ओ गॉड ये हो गया, ओ माय गॉड, तो असली मतलब खत्म सही हो गया। लव, कोई भी कुत्ते को भी आई लव यू बोल रहे हैं, सभी को, बिल्ली को भी आई लव यू बोल रहे हैं, तो क्या है, प्यार का मतलब असली खत्म हो गया, तो ये बोलते हैं क्लीचे। क्या बोलते हैं इसे, क्लीचे, ठीक है। यानी जब ओवर यूज हो जाए किसी वर्ड का और उसका असली मीनिंग खत्म हो जाए। फिर है कोइनेज। कोइनेज क्या होता है, इज द प्रोसेस ऑफ इन्वेंटिंग न्यू टर्म, कि कोई भी नया वर्ड इन्वेंट हो रहा है, किसके लिए, ट्रेडिंग के लिए और कोई भी प्रोडक्ट के लिए, लेकिन जब वो जनरल टर्म बन जाए, यानी वही बन के तो आ रहा है वो किसी प्रोडक्ट के लिए फिर ट्रेडिंग के लिए, और उसे नॉर्मली ऐसे ही यूज कर ले, नायलॉन, वासलीन देसी भाषा में सबको पता है, वासलीन सबके मुंह से निकलता है वासलीन, तो ये क्या है, इसे नॉर्मली यूज कर रहे हैं, तो ये है कोइनेज, ठीक है। कोई भी नया वर्ड इन्वेंट होना किसी भी ट्रेडिंग का, किसी भी प्रोडक्ट का, और फिर वो एक जनरल टर्म बन जाना, तो क्या कहलाता है, कोइनेज। फिर है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, किसी भी वर्ड की शॉर्टनिंग कर देना, जैसे कि कैन नॉट का कांट कर देना, शुड नॉट का शुडंट कर देना, डू नॉट का डोंट कर देना, तो क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्शन। फिर है पॉलीसेमी। पॉलीसेमी क्या होता है, पॉलीसेमी इज द एबिलिटी ऑफ अ वर्ड टू पोजेस सेवरल मीनिंग, यानी एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग हो। जैसे कि सिनोनिम्स होते हैं, ब्राइट का मतलब शाइनिंग भी होता है, इंटेलिजेंट भी होता है, सुपीरियर भी बोल सकते हैं हम ब्राइट बच्चे को, है ना, कोई ब्राइट हो तो उसे सुपीरियर भी तो बोल सकते हैं, ठीक है। अब वो एवरेज बोल सकते हैं, इंटेलिजेंट तो हो गया, तो पॉलीसेमी यानी एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग। फिर है प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स क्या होता है, एक लैंग्वेज की ब्रांच है ये, जो कि कोई भी भाषा संदर्भ में यूज करना, भाषा को जब संदर्भ में यूज करना, कंटेक्स्ट में लैंग्वेज को यूज करना, क्या कहलाता है, प्रैग्मेटिक्स, ठीक है। फिर है कोहेसिव डिवाइस। कोहेसिव डिवाइस क्या होता है, को का मतलब होता है जोड़ना, जो शब्द जोड़ने के काम आए, जैसे कि कंजक्शन है, कनेक्टिव्स हैं, प्रोनाउंस हैं, तो वो क्या करते हैं, सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि कंसिक्वेंटली वर्ड बन जाता है, किसी वर्ड के बीच में एंड आ जाए तो पूरा पूरा सेंटेंस पूरा हो जाता है ना। देयरफॉर, फर्दरमोर, हाउएवर, तो इन्हें बोलते हैं कोहेसिव डिवाइस, ठीक है। फिर है डायलेक्ट। डायलेक्ट क्या होता है, बोली, इज अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज दैट इज स्पोकन इन वन एरिया ऑफ अ कंट्री, यानी कंट्री के किसी एक पार्ट में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है, डायलेक्ट, ठीक है। जैसे आप और हम बोलते हैं, एक पार्ट में बोली जा रही है इंडिया के, तो क्या बोलते हैं इसे, डायलेक्ट। कहते नहीं हमारी बोली तो ऐसी है, तुम्हारी बोली कैसी है। फिर है कैकोफेनी। कैकोफेनी क्या होता है, हार्श या ऑकवर्ड, यानी गलत सलत वर्ड यूज करना बात करने में, यानी पोएट्री में हो रहे हो, चाहे प्रोज में हो रहे हो, या फिर कैसे भी नॉर्मली हो रहे हो, यानी गलत वर्ड यूज करना, हार्श वर्ड यूज करना, ऑकवर्ड वर्ड, तो उसे बोलते हैं कैकोफेनी। ये किसके अपोजिट है, यूफेनी के। यूफेनी में क्या होता है, यूफेनी में सॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं हम, पोलाइटली बोलते हैं, ठीक है। ये इसके अपोजिट है कोकोफेनी के, ठीक है। कोकोफेनी में क्या है, हार्श वर्ड, कड़क आवाज में, गलत वर्ड कुछ भी, ठीक है। ये पोएट्री में, प्रोज में यूज हो रहे हैं, या वैसे भी हम कोई डेली लाइफ में यूज करते हैं, उसे बोलते हैं कैकोफेनी, ठीक है। डिक्शन। डिक्शन क्या होता है कि जो राइटर कोई भी बुक लिखता है या कोई भी पैराग्राफ, कोई भी कि कुछ भी चीज लिख रहा है, लेकिन वर्ड जो होते हैं ऑथर्स की चॉइस के होते हैं, तो उसे बोलते हैं डिक्शन। क्या बोलते हैं उसे, डिक्शन। फिर है एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर क्या होता है, स्पीच स्पोकन और डन और रिटन विदाउट प्रिपरेशन, यानी कोई भी स्पीच, मतलब जैसे कि हम 4 लोग खड़े हैं, हम जाके कहीं भी रेंडमली कुछ बोल दें, एकदम से जाके कोई भी बात बोल दें, तो उसे बोलते हैं एक्सटेम्पोर, यानी बिना प्रिपरेशन के। कोई हम कहीं जा रहे हैं और हम कहीं बोल रहे हैं, तो हम कोई प्रिपरेशन थोड़ी करके जाते हैं कि भाई वहां जाके नपे तुले शब्द बोलेंगे, नहीं ना, तो उसे बोलते हैं एक्सटेम्पोर। डिक्लेमेशन क्या होता है कि डिक्लेमेशन स्पीच इज गिविंग एन इम्पोर्टेंट, यानी इसमें क्या है, तैयारी करता है बंदा, जो भी है, टाइम दिया जाता है प्रिपेयर करने के लिए, और ये स्पीच होता है जो दूसरों को इंस्पायर करे, इसे बोलते हैं डिक्लेमेशन, ठीक है।
फिर क्वेश्चंस बताइए कुछ, बस टॉपिक खत्म हो गया, 5 से 7 क्वेश्चन है, फिर पूरी क्लास खत्म। व्हाट इज कैकोफेनी? कैकोफेनी क्या होता है? सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल साउंड्स, कि बिल्कुल पोलाइटली बोलना। लाउड नॉइजी साउंडिंग वर्ड्स एंड फ्रेज, अपोजिट ऑफ यूफेनी, बोथ बी एंड सी। तो बताइए सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल वर्ड्स तो किस में बोले जाते हैं? यूफेनी में, ठीक है। तो बी और सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा कि इसमें क्या बोला जाता है? लाउड बोला जाता है, नॉइजी साउंड या हॉरिबल साउंड बोले जाते हैं, और ये यूफोनी के अपोजिट है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए आप भी, मॉर्फीम क्या है? मॉर्फीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड, यानी शब्द की छोटी, शब्द का वर्ड है, सॉरी यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड है, या फिर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन अप। ये बात तो ठीक लग रही है कि क्या है? शब्द की छोटी इकाई है जो कि टूट नहीं सकती। यूनिट ऑफ वर्ड दैट कैन बी ब्रोकन अप इनटू न्यू मीनिंग, यानी कोई भी वर्ड है उसे ब्रोक करके नया मीनिंग बना दें। या फिर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फ्रेज, या फिर फ्रेज की छोटी यूनिट है, छोटी इकाई है, या फिर शब्द की छोटी इकाई है जिसे तोड़ा ना जा सके। वैसे तो शब्द की इकाई है लेकिन शब्द को तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है, तो इसे बोलते हैं मॉर्फीम, ठीक है। फिर है इंग्लिश लैंग्वेज हैज डैश कॉन्सोनेंट साउंड, कितने साउंड अभी हम पढ़ के आए हैं बताइए? 21 तो नॉर्मली होते हैं, लेकिन उससे साउंड कितनी प्रोड्यूस होती है? उससे साउंड प्रोड्यूस होती है 24, ठीक है, अभी पीछे हमने पढ़ा था, है ना। 21 तो कॉन्सोनेंट नॉर्मली होते हैं भाई, ए ई आई ओ 5 वोवेल निकल के 21 ही तो बचे कॉन्सोनेंट, उससे क्या है 24 साउंड प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, while reading for comprehension understand the same pairs are example of homograph। homograph के कौन से एग्जाम्पल हैं? which one of the following is a homograph? बताइए warm, tepid, being neither too hot nor too cold, ये तो अलग अलग वर्ड हो गए। lead मतलब धातु, lead मतलब डायरेक्शन देना, या फिर lead गिव डायरेक्शन, dead mortal, ये तो उल्टे उल्टे वर्ड हो गए, lead dead। मेल पोर्ट और मेल जेंडर, तो बताइए इनकी स्पेलिंग अलग होती है। होमोग्राफ में क्या होता है? स्पेलिंग सेम होती है, मीनिंग अलग होता है, यानी लीड क्या है? मेटल, यानी धातु, लीड और डायरेक्शन देना, स्पेलिंग तो सेम है, मीनिंग अलग है, तो इसे बोलते हैं होमोग्राफ, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, कंटेंट वर्ड, कंटेंट वर्ड्स आर कॉल्ड साउंड्स, क्या? ए ऑप्शन है फंक्शन। कंटेंट वर्ड को और क्या बोला जाता है? कंटेंट वर्ड को मैं बता देती हूँ क्या बोला जाता है, इन्हें बोलते हैं लेक्सिकल वर्ड। क्या बोलते हैं? लेक्सिकल वर्ड, ठीक है, अगर मैंने ना बताया तो आप बता रही हूँ, कंटेंट वर्ड को क्या बोलते हैं? लेक्सिकल वर्ड, ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अ वर्ड विद सेम स्पेलिंग एंड सेम प्रोनाउंसिएशंस मीनिंग इज एन अनदर बट विद द डिफरेंट, क्या है? सेम स्पेलिंग है, सेम प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन मीनिंग अलग है, ठीक है। होमोनिम बोलते हैं, होमोफोन बोलते हैं, एंटोनिम, सिनोनिम, तो एंटोनिम सिनोनिम की तो कोई बात ही नहीं है, होमोफोन हमने पढ़ा नहीं, होमोनिम बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? होमोनिम, ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी नोन एज इन वोकेबलरी लर्निंग फाइंड वर्ड्स विच कैन बी बिफ्रेंड द वर्ड रेन, यानी रेन जो है, रेन तो सभी को ही पता है बारिश होती है, लेकिन दो वर्ड जब एक साथ जुड़ जाएं और उनका मतलब एक निकले, हैवी रेन यानी भारी बारिश, तेज बारिश हो रही है, तो उसके लिए एक ही वर्ड यूज हो रहा है, हैवी और रेन, ठीक है। और वैसे वर्ड क्या है? अलग अलग है, रेन बारिश होती है, हैवी भारी वजन होता है कुछ भी, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? वर्ड ग्रुप्स, या वर्ड वेब, या फिर कोलोकेशन, या फिर फ्रेज। तो फ्रेज तो ये है नहीं ना, ये वर्ड ग्रुप है, वर्ड वेब भी नहीं पढ़ा हमने, इसे बोलते हैं कोलोकेशन, जब दो वर्ड एक साथ और उनका कोई स्पेसिफिक मीनिंग निकल रहा हो तो उसे बोलते हैं कोलोकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फिनीम इज अ, फिनीम क्या है? टेक्निक टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, या फिर साउंड की यूनिट है सिंगल, या साउंड पैटर्न है, या फिर लेक्सिकल आइटम है। तो साउंड देख के कंफ्यूज मत होना, साउंड का पैटर्न तो नहीं है, साउंड की यूनिट है, क्या है? ध्वनि की इकाई है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं फिनीम, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है, बताइए क्वेश्चन नंबर 33, टेल क्वेश्चंस ऑल्सो रिफर्स टू, टेल क्वेश्चन क्या होते हैं? ए क्वेश्चन है क्वेश्चन टैग, सॉरी ए ऑप्शन है, बी ए फॉलो अप क्वेश्चन,
या इनसिग्निफिकेंट क्वेश्चन या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो टेल क्वेश्चन क्या होते हैं? क्वेश्चन टैग यानी क्वेश्चन के पीछे लगने वाले, तो उसे बोलते हैं टेल क्वेश्चन। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। फिर हम नेक्स्ट मैराथन आप कौन सी सब्जेक्ट की चाहते हैं? वैसे मैं सोच रही हूँ हिंदी की करा दूं, बाकी आप बता दीजिए जो सी सब्जेक्ट की आप कहेंगे मैं वही करा दूंगी। ठीक है, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, लाइक भी कर दिया करो। बाकी अगर पुराने हैं, सब्सक्राइब ना किया हो तो भी कर देना, और शेयर कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, पेपर बस सिर पे ही है। ठीक है, प्रैक्टिस करिए लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे हो सके तो। ठीक है, बाकी अगर नहीं हो सकता अरेंज तो कोई बात नहीं, बुक से ही कर लीजिए। ठीक है, लेकिन तैयारी अच्छी होनी चाहिए। बाय बाय।